जो इंसान आस्था से किसी रिलीजन को फॉलो कर रहा है, आप उसके ऊपर उसको रिसर्च पेपर दिखा के उसको आप चेंज नहीं कर सकते, आप उसको लॉजिकल पॉइंट्स देके चेंज नहीं कर सकते। जैसे कोई बंदा है जो कोई भी स्पोर्ट नहीं खेलता है, अब आप उसको ए स्पोर्ट्स तो नहीं बोलते, उसके लिए कोई अलग से टर्म तो नहीं है। तो जो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते तो उनके लिए भी अलग से कोई वर्ड नहीं होना चाहिए था। ये थोड़ी सी अजीब बात है। जितने भी रिलीजन है दुनिया भर में, मान लीजिए 4200 रिलीजन है, तो जो एथिस्टिक इंसान है वो 4200 को नहीं मानता, और जो थीस्टिक इंसान है वो 4199 को नहीं मानता। रिलीजन का झंडा लगाया हुआ है बायो में, भगवान की डीपी डाली हुई है बायो में, पूरा कुछ मंत्र संस्कृत के यहाँ वहाँ से उन्होंने छाप रखे जिनका उनको मतलब भी नहीं पता होगा, और यहाँ वो आके माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं। तो ये बातें हमारे पॉइंट को प्रूव करती हैं कि लोग इस तरीके से ब्लाइंडली रिलीजन को फॉलो करते हैं कि फलाने से जाकर डिबेट कर, तो रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो डर गया क्या। नहीं दोस्त, हमारे पास बहुत बड़ी जनसंख्या है जो हम लोगों को फॉलो करते हैं। हम तुम्हें स्पॉटलाइट नहीं देने वाले। हमारे ऊपर डिबंक वीडियोस बना के लोगों को व्यूज़ मिल रहे हैं, सो हम तो कुछ ऊपर ही बैठे हैं उनसे। तो बहुत सारे गधे मिलके अपना एक सरदार चुन लेते हैं। तो वही कंटेंट क्रिएशन में है कि ज़्यादातर लोग जो बेवकूफ़ है वो अपने बीच में एक बड़ा बेवकूफ़ चुन लेते हैं। धांधलेबाजी चल रही है यहाँ पे, मतलब असल रियलिटी तो कुछ और ही है। फॉर्मली स्वागत है सर आपका। बहुत शुक्रिया। ऑलमोस्ट 1 साल से हम प्लान कर रहे हैं इस चीज को। अभी मैं देख ही रहा था कि अपना पुराना है ना। हाँ, तो चलिए कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। अब कर रहे हैं तो ठीक से करेंगे इसको। विल मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। बिल्कुल सब्र का फल मीठा होगा ऑडियंस के लिए। अरे इतने कमेंट्स आए मेरे को, मतलब मैं बता नहीं सकता आपको। बातचीत हो रही थी हमारी उस टाइम में, मैं बता रहा था आपको कि कमेंट पे कमेंट आए जा रहे हैं कि भाई कब कर रहे हो। मैंने कहा भाई कर रहे हैं प्लान। थोड़ा सब लोग चाह रहे होते हैं ना, हम सब रैशनलिस्ट और एथिस्ट मिलके साथ में कंटेंट बनाएं, वो हम सबको एक साथ दिखना चाहते हैं। तो जितने भी लोग कोलैबोरेट कर पाए वो लोग, मेरे पास भी रिक्वेस्ट आती रहती है आपको लेके, विमो को लेके, और भी लोगों को लेके। तो सबसे पहला शुरू करते हैं सीधे सीधे। और अगेन फील फ्री टू जंप राइट इनटू कि जो बात करनी है नहीं करनी है। तो जैसे आपने वीडियोस बनाना शुरू किया, हम सबका एक रीजन होता है राइट, क्यों बना रहे वीडियो। और स्पेशली इस तरह के वीडियोस जहां पर बैकलैश भी होता है, जहां पर और भी तरह की चीजें होती हैं। पॉजिटिव कमेंट भी मिलते हैं फॉर श्योर, अधिकतर कमेंट पॉजिटिव ही होते हैं, बट ये कांटों भरी रहा है जिसमें थोड़े थोड़े फूल भी हैं। तो जान का खतरा कह सकते हो आप। हाँ। हाँ, मैं मतलब ठीक है, उसको भी कह सकते हैं। अभी शायद उतना नहीं होगा, पर लेटर ऑन जरूर होगा, क्योंकि ज्यादा जैसे जैसे लोग, अभी मैं खुद ही देख रहा हूँ लास्ट के 1 साल के अंदर अंदर में बहुत ज्यादा हो गया है। कुछ एक ट्रोल पैटर्न तरह का आता है। तो शुरुआत उसी से करते हैं कि क्यों बनाना शुरू किया आपने वीडियोस तरह के, मतलब क्या रीजन था, क्या आपका खुंदस था, क्यों बनाना शुरू किया? खुन्नस तो बहुत सारी है, उसके ऊपर अपन एक 10 घंटे का पॉडकास्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल कंटेंट का बता देता हूँ मैं। कंटेंट मुझे लगा कि मैं जैसे होता नहीं कि आप खुद ही अकेला महसूस कर रहे हो अपने आसपास कि यार मेरे पास इस तरह के टॉपिक्स पर बात करने के लिए लोग नहीं है, इस तरह की कम्युनिटी नहीं है, इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स नहीं है, और हैं भी तो गिने चुने हैं, वो भी वेस्ट के हैं। मतलब इंडियन मुझे कोई खास ज़्यादा दिखे नहीं थे, बहुत इक्का दुक्का कुछ लोग थे जो इस बारे में बात कर रहे थे। और मुझे लगा इतनी अच्छी बातें, इतनी तार्किक बातें, इतनी सही बातें, ये पॉप कल्चर का हिस्सा क्यों नहीं है, इनके ऊपर मीम्स क्यों नहीं बनते, ये बातें आम जनता के बीच नॉर्मल क्यों नहीं है ये सब बातें करना। और अब मैं तो हूँ बचपन से एथिस्ट, मतलब उस एज में ऑफ कोर्स आपको वर्ड नहीं पता होता या आपको शब्द नहीं पता होता कि एथिस्ट जैसा कुछ होता है, नास्तिक जैसा कुछ होता है, बट मुझे याद नहीं कि मैंने फेथ रखा हो या ईश्वर में विश्वास किया हो। तो वो बचपन से मैं उस बारे में बहुत सारी चीज़ें सोचता रहता था, खुद से डिबेट करता रहता था, आस-पास वालों से बातचीत करता रहता था। तो ये करीब शायद हुआ जब मैं 25 ईयर ओल्ड था, मतलब करीब आज से 4 साल पहले, 2021 में या जून की बात है। तब मैंने सोचा कि यार कोई नहीं कर रहा है तो मैं कोशिश करता हूँ ये सारा कंटेंट बनाने की। और तब मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरे बहुत हाथ-पैर मारने के बाद करीब 500,000 लोग मैं पूरे देश भर से जुटा पाऊँगा, जो मेरा कंटेंट देखेंगे, इसको सपोर्ट करेंगे, इस पे कमेंट करेंगे। और थोड़ा बहुत वो सही भी हुआ। मुझे 500 से 1000 सब्सक्राइबर आने में करीब 2 से ढाई साल लगा। और उसके पीछे रीज़न ये था जो कि मुझे लगता है कि जब आप स्टार्टिंग में ये कंटेंट बनाते हो और आपके पास ये कम्युनिटी नहीं है, ये एल्गोरिदम को नहीं पता कि आपकी वीडियो किन लोगों को दिखानी है, तो आपकी नास्तिकता वाली वीडियो पहले 100 आस्तिक देखते हैं, उनके बीच किसी एक रैशनलिस्ट को या इस तरह की सोच रखने वाले को आपकी वीडियो देखने को मिलती है।
तो ये रीज़न है कि आपका कंटेंट या हम जैसे लोगों का कंटेंट बहुत टाइम लगाता है लोगों तक पहुँचने के लिए। बट अब ये बहुत अच्छा है कि हमारा कंटेंट हमारी ऑडियंस तक पहुँच चुका है और ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि हम जैसे कंटेंट क्रिएटर्स को जो इतने रिलीजियस देश में रिलीजियस पॉलिटिक्स के अंडर इस टाइप का कंटेंट बना रहे हैं। मतलब हमारा कंटेंट सिर्फ पॉलिटिक्स के अगेंस्ट नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ आप क्रिटिसाइज़ सीधे रिलीजन और गॉड को कर रहे हो, उसकी बहुत सारी बुरी चीज़ों को। तो बहुत ही कम चांसेस थे इस कंटेंट के सक्सेसफुल होने के। बट मैं थैंकफुल हूँ उन सभी लोगों के लिए, आपके सब्सक्राइबर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, जितनी भी कम्युनिटी हम सब लोगों ने थोड़ी-थोड़ी मिल के जुटाई है, जिन्होंने हम सबको सपोर्ट किया यहाँ तक पहुँचने के लिए। और मुझ जैसे आप जैसे लोगों के लिए मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को अब थोड़ी-सी होप मिली है। अब वो अपने घर पे बहुत आसानी से बता पाते हैं कि हम एथिस्ट हैं, हमारी ये व्यूज़ हैं, हमारी ये ओपिनियंस है। तो एक तरह की बहुत अच्छी पॉज़िटिव साइंटिफिक सोच वाली कम्युनिटी हम लोगों ने बिल्डअप की है। तो यही मेरा रीज़न था। एक और मेरा रीज़न ये था कि मुझे ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें आम आदमी तक पहुँचानी थी। मुझे आम आदमी को जाके ये बताना था कि ज़रूरी नहीं है कि आपको दिन भर किसी फ़िलॉसफ़ी में गुज़ारना है, अपना नॉर्मल जीवन जी सकते हो। आप एक कॉमन मैन हुँ, बने रह सकते हो और उसके बाद भी आप ये कह सकते हो कि मुझे ईश्वर में विश्वास नहीं है। आप कॉमन सेंस से बहुत सारी चीज़ों को टैकल कर सकते हो। आपको कोई स्पेशलिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है ईश्वर को नकारने के लिए। ये कोई हुँ, एक अलग-सा प्रोफ़ेशन नहीं है, नास्तिकता या अलग-सी बात नहीं है कि कुछ हम जैसे गिने-चुने लोग कुछ किताबें पढ़ के, कुछ फ़िलॉसफ़ी पढ़ के ही नास्तिक बन सकते हैं। ये कोई भी इस चीज़ को अ, लोगों तक बताने में बहुत सहज फ़ील करे। तो मुझे लोगों तक रैशनैलिटी पहुँचानी थी बहुत आसान भाषा में और उन्हें कंफ़र्टेबल बनाना था कि आप लोग भी ये सारी चीज़ें सोच समझ सकते हो, इन पर विचार व्यक्त कर सकते हो। कोई गेट कीपिंग किसी की नहीं चलेगी यहाँ पे। सो ये सारे हुँ। रीज़न थे। इ इससे 2 सवाल निकल कर आते हैं कि जैसे आपने हुँ। बोला कि मैं बचपन से ही इस तरह की एथिस्टिक विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ। मैं इस चीज़ और ये उस पे भी बात करेंगे कि ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, जो समाज ने दी है वो जो कितनी हद तक सही है, वो करेंगे उस पे बात। बट फिलहाल बचपन में जनरली डिपेंडिंग ऑन अपना कैसा फैमिली का माहौल होता है ना, उसमें कई लोग अपने 15-20 साल तक तो इंसान को इतनी अकल होती नहीं है कि भई कुछ अपनी थिंकिंग डेवलप करें, क्या नहीं करें। अब आने वाले बच्चों को होगा पर मुझे तो नहीं थी। तो मैं जैसे-जैसे घर वाले करते गए, मैं वैसे-वैसे करता गया। मैं मंदिर भी गया, मैं सब जगह गया और अभी आई थिंक शायद 5-7 साल पहले की बात होगी, तब मैंने कहा कि यार मुझे नहीं लगता, मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ इन हुँ, सब चीज़ों को हुँ, करने में, तो हुँ। लेट्स नॉट डू इट। बट आई स्टिल रिस्पेक्ट व्हाट यू आर डूइंग, दैट्स ओके। आई एम नॉट सेइंग यू टू चेंज एनीथिंग, बट आई एम नॉट गोना डू इट, सिंपल एज़ दैट। तो हुँ, आपके हुँ, हुँ। परिवार में या आस-पास में ऐसा माहौल था, धार्मिक माहौल या नहीं था? या आपने अपोज़ किया उसको? इस धार्मिक माहौल तो था, पूरे समाज में रहता ही है वो, आप जिस समाज में पले-बड़े हैं, लेकिन हाँ, नास्तिकता जैसा कोई माहौल नहीं था। मुझे जहाँ तक लगता है बहुत अजीबो-गरीब बात है कि बचपन से एक बच्चा जो तो सोचेगा समझेगा नहीं, उसको जो रिलीजन पकड़ा दिया जाएगा वो उसको कुछ टाइम तक वही है। फ़ॉलो करेगा और उसके बाद जैसा आपके साथ हुआ या बहुत सारे लोगों के साथ होता है, फिर वो उसके ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं। मुझे मेरे केस में लगता है कि मैंने जैसे ही होश सँभाला तो मुझे आर्ट से बड़ा प्यार था, मुझे कला से बहुत ज़्यादा प्यार था, मुझे किस्से कहानियों से बहुत ज़्यादा प्यार था। तो चाहे कहानियाँ वो रिलीजियस स्टोरीज़ हो या कहीं की भी कहानियाँ हो, तो मैं उनके किरदारों से मैं बहुत एप्रिशिएट करता था उन स्टोरीज़ को। और मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी, तो मैं हर चीज़ को लेके सवाल पूछता था कि ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, इस चीज़ का ओरिजिन क्या है? तो ये मुझे जहाँ तक मेरी मेमोरी याद है, जहाँ तक मुझे होश आ रहा है अपने बचपन की याददाश्त का, सो ये मैंने सवाल पूछना शुरू किया और उसके बाद जैसे ही मुझे थोड़े बहुत जवाब मिले कि ये गॉड है, बाकी जब तक मैं पूछ रहा था ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, उसके पीछे कोई रीज़निंग थी। जैसे ही मैंने पूछा ये गॉड कहाँ से आए? तो उस पर जवाब आया कि ये कहीं से नहीं आए, ये पहले से थे। मैंने यार ये हुँ, कुछ कंसिस्टेंसी बैठ नहीं रही है। अब मैं आपको बहुत अच्छे बेहतर तरीके से वर्ड से बता पा रहा हूँ, अब मैं जब बैक में जाके सोच पा रहा हूँ तो, हाँ, तब तो ऑफ़ ऑफ़ कोर्स कोर्स। मुझे ये सब वर्ड्स नहीं पता थे। तो मैं उसे हुँ, अच्छे से हुँ, सिम्प्लीफ़ाई कर पा रहा हूँ कि मेरी थिंकिंग क्या थी। तो मुझे लगा यार यहाँ पे कुछ लॉजिकल दिक्कत है, ये बहानेबाज़ी मारी जा रही है यहाँ पे। उसी के साथ ये चीज़ हुई कि हाँ, उसके साथ ये हुआ कि मुझे स्पेस से कॉस्मोस से बहुत ज़्यादा प्यार था। मतलब मैं आसमान में देख के सोचता रहता था कि ये तारे-सितारे क्या हैं, इनका क्या मतलब है, ये कहाँ से आए हैं, इनका साइज़ क्या है वगैरह-वगैरह। तो जैसे ही थोड़ी बहुत स्कूल में आपको साइंस अब तो और ज़्यादा कम क्लासेस में 5th, 6th, 4th में ही वो लोग कॉस्मोस वगैरह के चैप्टर दे देते हैं। तब भी हुँ, शायद था ये 6th या 7th में था कि मुझे सन का साइज़ पता चला था और उसके बाद जैसे आपको एक नया कॉस्मिक पर्सपेक्टिव मिलता है ना जीवन में,
उस छोटे से बच्चे को सन का साइज़ पता चला, उसे बिग बैंग के ऊपर एक वो पैराग्राफ था बड़ा-सा, उसे वो पता चला, उसे लाइट लाइट की स्पीड पता चली। और मेरे आस-पास का सब कुछ ऐसे जितना भी रिलिजन और गॉड सब कुछ थी, सारी मान्यताएँ, वो ऐसे बिखरती चली गई कि मैंने यार ये तो धांधलेबाज़ी चल रही है यहाँ पे, मतलब असल रियलिटी तो कुछ और ही है। अरे! सो ये इन 2 चीज़ों की वजह से मैं नास्तिकता से जुड़ा रहा बचपन से। ऑल्दो तो अब इसके ऊपर एक और चीज़ हाँ, कि प्लीज़। अब मुझे याद आई अचानक से। ये तो था ही, लेकिन मुझे कल्चर से भी बड़ा प्यार था, मुझे फेस्टिवल्स बड़े अच्छे लगते थे। मुझे आस्था नहीं थी गॉड में, मैं विश्वास नहीं हुँ, करता था। लेकिन अब फेस्टिवल और रिलिजन आपके ज़िंदगी का इतना इतना अंदर तक वो घुसा हुआ है, इतना अच्छा बड़ा-सा पार्ट बना हुआ है आपका कि आप उसको एकदम अलग नहीं कर सकते, और इतनी कम उम्र में तो बिल्कुल भी नहीं। हुँ। तो हम लोग सब दोस्त लोग बचपन में सब लोग गणेश जी बैठा रहे हैं, पूरे गली मोहल्ले में चंदा-वंदा इकट्ठा करके, जन्माष्टमी मना रहे हैं, होलिका दहन कर रहे हैं। अब मेरे जितने भी तब के दोस्त हैं, आज भी बहुत करीबी दोस्त हैं मेरे, उनसे भी कोई जाके पूछेगा तो उनको पता है कि मुझे बचपन से विश्वास नहीं है। ये सब चीज़ें मैं सिर्फ़ कल्चर के लिए या फेस्टिवल्स के लिए, मस्ती-मज़ाक में छोटा बच्चा मस्ती करने के लिए या फिर एन्जॉय करने के लिए सारी चीज़ें किया करता था। तो वो भी था कि मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता था, लेकिन मैं ही हूँ जो गणेश जी जाके बैठा रहा है, मैं ही हूँ जो होलिका दहन ये सब सेलिब्रेट कर रहा है। और वही थोड़ा बहुत हाँ, पार्ट मुझ में आज भी है, जो मैं यहाँ-वहाँ थोड़ा बहुत किसी को मंदिर में दिखता रहता हूँ, मैं खुद ही स्टोरी पोस्ट डाल देता हूँ कि मैं गया था फलानी जगह, एक्सप्लोर करने के लिए। नहीं करना भी चाहिए। सो ये और यही प्रश्न मेरा एक भी था बाद में, बट अभी उसको डाल देते हैं कि जनरली अधिकतर टाइम लोग धर्म को परंपरा से और जो हमारा कल्चर है उससे जोड़ लेते हैं, जबकि कल्चर अलग है, धर्म अलग है। दोनों इंडिपेंडेंटली डेवलप हो सकते हैं, राइट? दोनों को आपस में जोड़ दिया गया किसी न किसी तरीके से, वो अलग बात है, समाज को एक साथ रखने के लिए या कोई भी कारण रहा उसका। बट कल्चर या ट्रेडिशन और धर्म अलग-अलग हो सकते हैं। ये हमें बहुत बाद में इस चीज़ का समझ में आता है कि ऐसा होता है। हुँ, बट हुँ, अधिकतर समय तो ये एकदम से ऐसे साथ में जुड़े हुए रहते हैं, राइट? कि हुँ, हुँ, होली हुँ, मना रहे हो हुँ, इसका मतलब तुम ये है, दिवाली मना रहे हो मतलब ये है। और हुँ, बचपन हुँ, में हुँ। तो वैसे भी हमें लड्डू खाने के लिए, मिठाई खाने के लिए ही हम दिवाली, होली मनाते हैं, वरना किसको क्या फ़र्क हाँ, पड़ता है हाँ, कि हाँ। कब पटाखे चलाएँगे। करेक्ट, करेक्ट, वो करेक्ट। वही होता है मेन तो। तो अ, मैं भूल गया क्या बोल रहा था। हाँ, कल्चर और ट्रेडिशन जैसे इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो क्यों लोग इसको एक साथ देखते हैं? क्यों हम इसको अलग-अलग नहीं देख पाते? क्या वो उस चश्मे की वजह से जो हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, या फिर उसका मतलब सोच ही नहीं पाते लोग? व्हाट डू यू थिंक? कल्चर और या दोनों ही रिलीजन नहीं? बहुत एक हद तक मिक्स हो जाता है। अगर पुराना कोई कल्चर चले आ रहा है और नया कोई रिलीजन बना है, तो उसकी जो जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, नया रिलीजन अपने मेन फेस्टिवल्स और इवेंट्स उस डेट के ऊपर इम्पोज़ कर देगा, ताकि अब डेट तो हुँ, पॉपुलर है ही लोगों के बीच में बरसों से, हज़ारों सालों से, और उसी डेट के ऊपर नए-नए रिलीजन्स अपने फेस्टिवल्स और नई-नई चीज़ें उसके ऊपर डाल देते हैं, ताकि लो वो ओवरशैडो करना चाहते हैं, जो पहले से चली आ रही हैं। ज़्यादातर फेस्टिवल्स तो हमें जैसा कि पता है कि सीज़न चेंज होते हैं, उसकी वजह से वो लोग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। बस उसी के ऊपर या अपना रिलीजन का छाप छोड़ने की एक कोशिश होती है। तो ये रीज़न है कि लोग उसे एक साथ देखते हैं। बट नास्तिक और रैशनलिस्ट होने का फ़ायदा ये है कि आप एकदम दूर से बैठ के सारी चीज़ों को अलग-अलग करके उसमें से जो भी अच्छा कुछ है, वो आप छाँट के अलग रख सकते हो। ये एक सुपर पावर होती है हम लोगों में, जो होनी चाहिए। अ, उसके फ़ायदे भी हैं। उसके हाँ, बहुत ज़्यादा अ फ़ायदे हैं। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये अब बात कर लेते हैं, बात ही कर रहे हैं तो जो परिभाषा दी जाती है आस्तिक, नास्तिक और एग्नोस्टिक की, या एथीस्ट, थीस्ट और एग्नोस्टिक की, आप उससे कितना सहमत हो? अ, और उसके बाद फ़ॉलो-अप क्वेश्चन भी आएगा, बट इसकी बात कर लेते हैं फिलहाल। इस पर 2-3 बातें हैं कि अब जैसे कोई बंदा है जो कोई भी स्पोर्ट नहीं खेलता है, अब आप उसको स्पोर्ट्स तो नहीं बोलते, उसके लिए कोई अलग से टर्म तो नहीं है। तो जो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते, तो उनके लिए भी अलग से कोई वर्ड नहीं होना चाहिए था। ये थोड़ी-सी अजीब बात है। अब बट चूँकि आपके आस-पास के लोग, इतने सारे लोग उस बेवकूफ़ी में शामिल हैं कि आपको बताना पड़ता है कि हमारा उन चीज़ों में विश्वास नहीं है जो कि सत्यापित नहीं है, जो कि जिनके प्रूफ्स और एविडेंस हमारे पास नहीं है। चूँकि इतने सारे लोग बेवकूफ़ी कर रहे हैं, तो आपको खुद को अलग करके बताना पड़ता है, एक अलग नाम देना पड़ता है कि हम आपकी टीम में नहीं है, हमें अपने में मत मिलाइए, हम अलग हैं, हमें कहना पड़ता है। अब रही बात टर्मिनोलॉजी की कि नास्तिक का मतलब क्या होता है, एग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है, एथिस्ट का मतलब क्या होता है।
मुझे लगता है अगर आप ये शब्दावली 2 मिनट के लिए साइड में हटा के देखो, किसी आप एक नास्तिक, एक एग्नोस्टिक और एक एथिस्ट है। तीनों से आप पूछो कि आप ईश्वर और धर्म में विश्वास करते हो, आपकी आस्था है? नास्तिक कहेगा नहीं है, एथिस्ट भी कहेगा नहीं है, एग्नोस्टिक भी कहेगा कि उसको आस्था नहीं है ईश्वर में, वो ईश्वर में आस्था नहीं रखता, वो गॉड में नहीं मानता। सो अब अलग-अलग टर्म लेके घूम क्यों रहे हो आप? कुछ का ठीक है समझ में आता है, आपकी शब्दावली आपके कल्चर से आती है। कुछ लोग इसको यूज़ करते हैं दोगलेपन के लिए, कि हम रिलीजियस लोगों के बीच जाएँगे और हम उनके उनके बीच शामिल हो जाएँगे, ये बोल के कि हम एग्नोस्टिक हैं, या हम कोई और वर्ड यूज़ कर लेते हैं, जैसे लोग चार्वाक वर्ड यूज़ कर लेते हैं किसी रिलीजन में बने रहने के लिए। और हम एथिस्ट के बीच भी जाके, रैशनलिस्ट के बीच जाके, साइंटिस्ट के बीच जाके भी हम ये बोल सकेंगे कि हम तो बहुत वैज्ञानिक सोच रखते हैं, हम तो किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं रखते हैं। सो ये टर्म्स इसलिए यूज़ किए जाते हैं मेरे ख्याल से, ज़्यादातर लोगों को मैंने ऐसे देखा है जो एग्नोस्टिक पर बात कर लेते हैं। मैंने जितने थोड़े बहुत एग्नोस्टिक से मेरा एनकाउंटर हुआ है, सॉरी मतलब मैं उनसे मिला हूँ, उनके साथ ये चीज़ रही है कि वो लोग मुझे ज़्यादातर यूज़ करते हुए दिखे रिलीजन को, या रिलीजियस हाँ। लोगों को एक शील्ड बना के अपने आस-पास, कि हम नास्तिक नहीं कहेंगे खुद को, हम एथिस्ट नहीं कहेंगे खुद को, वरना ये हमको बाहर निकाल देंगे उस कम्युनिटी से। अब उनको इस तरफ का भी फ़ायदा लेना है, उस तरफ का भी फ़ायदा लेना है। सो ये एक दोगलापन करने की बीमारी है मुझे लगता है। कुछ ही चंद लोग हैं जो उस शब्दावली को ठीक से समझते हैं और उसको सही सेंस में यूज़ करते हैं। और पर एग्नोस्टिक देखिए। और एथिज़्म के हाँ, बारे में प्लीज़। हाँ, प्लीज़ कंटिन्यू। मुझे जहाँ तक समझ है, मुझे लगता है कि थीस्ट और एथिस्ट इस पर्सपेक्टिव में कि आपको बिलीफ है या नहीं, वो आप बिलीव करते हो या नहीं, आपको फेथ है या नहीं, आप उस बारे में बात कर रहे हो। ग्नोनिज़्म या एग्नोस्टिसिज़्म आप बात कर रहे हो, नॉलेज क्लेम कर रहे हो कि इस चीज़ के बारे में मुझे पता है या नहीं, या मैं उसे जानता हूँ या नहीं, ये नॉलेज क्लेम की बात हो गई। ज़्यादातर मुझे लगता है दुनिया के एथिस्ट जो हैं, वो क्लेम नहीं करते हैं कि ईश्वर नहीं है। इस तरह के बहुत कम लोग आपको एथिस्ट मिलेंगे। मैक्सिमम एथिस्ट मेरे ख़्याल से एग्नोस्टिक एथिस्ट हैं, और मुझे लगता है उनको एग्नोस्टिक एथिस्ट बोलने की भी ज़रूरत है नहीं एज़ सच, आप एथिस्ट बोल सकते हो। एथिस्ट की बहुत सारी डेफ़िनेशंस में एक मेन डेफ़िनेशन ये भी है कि आपका बिलीफ नहीं है गॉड में। उसके आगे बात ख़त्म हो जाती है, उसके आगे आप कोई क्लेम नहीं कर रहे होते। लेकिन फिर भी जो दूसरी तरफ की पार्टी है, जो अ, हमें कुछ और दिखाना चाहती है, वो चाहती है कि आप कोई क्लेम करो, ताकि आप उनके इक्वल हो जाओ। उनका एक घिसा-पिटा अंधविश्वास वाला क्लेम है, जैसे वो चाहते हैं कि आप भी एक घिसा-पिटा अंधविश्वास वाला क्लेम करो और हम लोग इवन आउट हो जाएँ, कि आप भी एक बेवकूफ़ी भरी बात मान रहे हो, हम भी एक बेवकूफ़ी भरी बात मान रहे हैं, हम भी रिलिजन को भी कुछ नहीं पता है, आपको भी कुछ नहीं पता है, जबकि ये सच्चाई है नहीं। तो ये ज़बरदस्ती आपके ऊपर इम्पोज़ किया जाता है कि आप अपने आप को कुछ डिफ़ाइन करो उसके अंदर। ये क्योंकि मुझे लगता है मेरा टर्म्स के बारे मेरा मेरा फ़ॉलो प्रश्न यही था कि जैसे अगर कोई सही कारणों से, मतलब सोच सही कारण मतलब पढ़ लिख कर, सोच समझ कर एथियस्ट बना है अगर, तो उसको फिर अगेन जैसा आपने बोला कि वो कभी भी श्योर नहीं हो सकता कि नहीं, कुछ नहीं है, मेरे को पता है कुछ नहीं है। वो हो ही नहीं सकता, श्योरिटी ये इम्पॉसिबल है ये पता करना कि कोई सुप्रीम पावर है ही नहीं। हम बस प्रेज़ेंट एविडेंस के हिसाब से एक अज़्यूम कर सकते हैं कि हाँ, प्रेज़ेंट एविडेंस के हिसाब से ये सबसे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है कि शायद ऐसा कुछ नहीं है। बट वी आर हुँ, नॉट हुँ, हुँ। श्योर 100%। तो वो एग्नोस्टिज्म वाली बात जो है, एग्नोस्टिक एथिस्ट, एक रिडंडेंट टर्म हो जाती है कि भई ठीक है, मैं भी वही बोल रहा हूँ, तुम भी वही बोल रहे आपके हो। इस आई डोंट नो के खेल में मुझे ये भी लगता है कि जब हम कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है, तो हमें ये डिफ़ाइन करना ज़रूरी है कि हम किस चीज़ के बारे में कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है। हाँ, यस, यस, हम जिन 100%। चीज़ों को जानते हैं जो सच में बकैती ही है, जो हुँ, किताबें हुँ। दुनिया में जो भी वर्ड्स शब्द इंसानों के बनाए गए हैं, जो भी रिलिजन, जो भगवान इंसानों के बनाए गए हैं, जो क्या सारी हमारे बनाए हुए हैं। सो उनके बारे में हम नहीं कह रहे हैं कि आई डोंट नो, हो सकता है हुआ हुआ होगा, पता नहीं पॉसिबल। उनका तो दोस्त पता ही है हमें कि वो सब किस्से कहानियाँ हैं, वो सब गढ़ी गई हैं। हमारे सामने ही कितने गॉड्स ने जन्म लिया है, कितने रिलिजन हमारे सामने की बात है। महज़ कुछ हज़ार साल पुरानी बात है, कुछ तो कुछ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पुरानी बात है जो नए गॉड अस्तित्व में आए हैं। तो जब हम आई डोंट नो कह रहे होते हैं तो ये स्पष्ट करना ज़रूरी है कि हम किन चीज़ों के बारे में आई डोंट नो कह रहे हैं। हम हाँ, जो बिल्कुल। ऑलरेडी है हमारे सामने, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि हमें इनके बारे में नहीं पता है। इनके बारे में तो हमें पता ही है। अब ये गोल शिफ्टिंग वाली बात है कि इंसान अपना रिलिजन लेके आता है, उसके बाद वो बात किसी और पावर की करने लग जाता है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो? क्या हमें कहीं कभी और ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, किसी पावर को हम डिस्कवर करेंगे।
कर भी लेंगे तो वो पावर, वो गॉड, वो शक्ति आपके रिलीजन, आपकी स्टोरी से तो बहुत अलग है। आपका रिलीजन तो फिर भी झूठा ही साबित होगा, आपके गॉड्स तो सब भी फिर भी तब भी झूठे ही साबित होने वाले हैं। तो ये डबल गेम खेला जाता है हम सभी के साथ कि वो एडवोकेट अपने रिलीजन और गॉड को कर रहे होते हैं और डिबेट आपसे किसी और रिलीजन और गॉड के ऊपर कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल, बिल्कुल बात सही। है, मुझे ये लगता है। तो जब भी मुझसे कोई इस तरह का सवाल पूछता है अगर, तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि डिफाइन गॉड। आप जिसे भगवान बोल बिल्कुल। रहे हो, उसका डेफिनेशन दे दो मुझे। क्योंकि एक बहुत अच्छा कोट मैंने पढ़ा था कि जितने भी रिलीजन है दुनिया भर में, मान लीजिए 4200 रिलीजन है, तो जो एथिस्टिक इंसान है वो 4200 को नहीं मानता, और जो थीस्टिक इंसान है वो 4199 को नहीं मानता। बेसिकली डिफरेंस हुँ। एक का ही है, राइट? वो भी और 99% एथियस्ट ही हैं। एथियस्ट नहीं है, जो जैसे जावेद अख्तर साहब भी बोलते हैं कि 10 रिलीजन पकड़ लीजिए दुनिया में, मेजर उसमें से जो थीस्टिक इंसान होगा वो भी 9 को तो नहीं मान रहा, राइट? वो उसको ठीक बराबर तरीके से देख रहा है कि तुम्हारी गलतियां क्या हैं, उस पर हंस भी रहा है, उसका मतलब उसको समझ आ रहा है कि यार ये क्या मान रहा है, और ये सब पे लागू होता है। और दूसरे को बोल रहा है कि मतलब सेम उस पर बात आती है तो कहता है कि इस पे नहीं मुझे बोलने मुझे का। मुझे ही पर्सनल उसको पता नहीं किसने मैसेज किया था कि दोस्त मैं तो सारे रिलीजन को मानता हूँ, तो क्या ये सही है? मैंने सोचा कहाँ लंबी बहस करूँ, इसको मैं छोटे में निपटाता हूँ। तो मैंने पूछा भाई आप इस्लाम को मानते हो, इस्लाम को सच मानते हो? तो कहता है हाँ। मैंने कहा अच्छा तो आप नमाज़ पढ़ते हो 4 वक़्त की, आप अल्लाह को गॉड मानते हो कि अल्लाह ही गॉड है और कोई गॉड नहीं है? बोलता नहीं ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा आप फिर इस्लाम कैसे मानते हो? इसी को तो मानना कहते हैं। अगर इसी आप का तो सारे मान रहा रिलीजन में मान रहे हो दोस्त, मतलब आप किसी भी रिलीजन में नहीं मान रहे हो। ये बस कहने की बातें हैं कि हम सारे रिलीजन को मानते हैं, हम सारे रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। आप बिना रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को फ़ॉलो करे उससे रिस्पेक्ट कैसे करोगे? कि एक रिलीजन है, हूँ। उसकी किताबें हैं, मैं उसकी एक भी बात नहीं मान रहा लेकिन मैं रिस्पेक्ट बड़ी करता हूँ। ये कौन-सी कहाँ की रिस्पेक्ट होती है? सो मुझे ये लगता है सारे रिलीजन जो लोग कहते रहते हैं कि हम तो सबको मानते हैं, सबको आप नहीं मान सकते, सबको पॉसिबल नहीं है वो। वो सारे ही रिलीजन्स आपस में बहुत ज़ोर से लड़ाई कर रहे होते हैं जब आप उनके स्क्रिप्चर्स जाके पढ़ेंगे। और अलग-अलग रिलीजन छोड़ दीजिए, रिलीजन के सेक्ट्स ही आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा उल्टी बातें करते रहते हैं। हिंदुइज़्म में ही आप अलग-अलग सेक्ट को आपस में छोड़ दो एक बड़े से कमरे में कि आप लोग बहसबाजी करो, वो उनमें से 2-4 लोग बाहर निकलेंगे बाकियों को मार के। ये सही है। इतना ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है रिलीजन में। है। ये और लगता है मुझे। अगर आप इन पर भी और क्या होता है कि जब भी हम इस पर बात भी करते हैं ना, जैसे मैं इस पर बात करने से बचता हूँ, क्योंकि मतलब एग्जैक्ट स्क्रिप्चर्स पर बात करने से, इस पर बात करने से, क्योंकि जब भी बात इस तरह की बात की जाती है तो एक तो आपका किसी का भी पकड़ लीजिए, हिंदू धर्म का पकड़ लीजिए, क्योंकि 85% लोग हिंदू हैं, तो उसी का सबसे ज्यादा क्यों, बात क्यों, आएगी। क्यों? क्यों, क्यों? इस्लाम पे बात नहीं करनी सर आपको, देखो आप टारगेट कर रहे हो हिंदुइज़्म को, ये तो गलत है। नहीं नहीं, ये सब पे कमेंट बात आने कर लेंगे, वाले हैं वीडियो के नीचे। ये सब पे बात कर लेंगे, हिंदू मुस्लिम सब पे। जब भी ये कोई बात क्या की आफ़त जाती है है कि ना। तुम, हाँ, हाँ, ये क्या आफ़त बिल्कुल है सही हमारे कह रहे सर के ऊपर कि कॉमन सेंस की बात है यार दोस्त, जो जहाँ से पले जिसने जो जिया है रिलीजन वो उसी की बात करेगा ना। सो कहाँ से दूसरे रिलीजन की बात कर लें हम, और आपको दूसरे रिलीजन की बातें सुननी नहीं है। आपको बस ये है कि आपने हमको बेवकूफ़ बोला, उनको भी बेवकूफ़ बोलो। ठीक है, बोल लेंगे उनको भी बेवकूफ़, लेकिन उससे आपके पाप थोड़ी धुलने वाले हैं। ठीक है, आप आपकी बात कंटिन्यू कीजिए। ये सबसे ज़्यादा कमेंट आता है, सबसे ज़्यादा कमेंट आता है, ये वाला जो बोल रहे हो ना आप कि भई उस 4 इस साल हो पर गए ये बोला, उस कमेंट उस झेलते पर भी हुए। बोला, ये तो कॉमन है, राइट? तो मैं वही कह रहा था कि अगर कोई स्क्रिप्चर है, किसी भी धर्म का कोई भी स्क्रिप्चर है, जिसका कोई भी वर्स उठाकर आप देखेंगे, उसको बताएँगे कि इसमें गलत है, वो कहेगा कि तुम्हारा ट्रांसलेशन गलत है, तुम्हें संस्कृत नहीं आती, तुम्हें अरेबिक नहीं आती, तुम्हें कुछ नहीं आता, ये गलत है, इसमें मिलावट की गई, दिस। तो मैं इसीलिए उस चीज़ को करने से बचता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये इसको हटाओ, मैं सिर्फ साइंस की बात करूँगा और साइंस पर ही जवाब दो मुझे बेसिकली। जो हमने अर्पित भाई के साथ भी बात करी थी कि भाई ऐसे इनका गेम इसी की तरह खेलना चाहिए अपने को, रिवर्स साइकोलॉजी अपनाकर कि भाई हाँ, साइंस हाँ, की बात बिल्कुल करते हैं, सही। बाकी आपने हटा दो। लोगों को एवोल्यूशन बता दिया, आपने लोगों को बिग बैंग बता दिया, तो रिलीजन और गॉड नेचुरल डेथ मर चुके हैं। जैसे ये दोनों चीज़ें हमें पता चली थी, मुझे लगता है ये 2 बहुत बड़े क्वेश्चन थे, हम लोग कहाँ से आए हैं वगैरह-वगैरह। तो ये मौत तो बहुत पहले हो चुकी थी, उसके बाद वो मातम नहीं मनता रिलीजन का कि नहीं-नहीं कुछ है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मातम चल रहा है उसके बाद से, डार्विन के बाद से तो। मेरा ये हुँ, ओपिनियन है। और सही बात है, ये क्या आफ़त है हमारे सर पे, मतलब एक तरफ हम लोग कहते हैं, आप और मैं और हम जैसे लोग, कि हमें रिलीजन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें उसमें कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं दिखती, हमें ईश्वर में आस्था भी नहीं है, लेकिन फिर भी सारी दुनिया हमारे ही सर चढ़ी रहती है कि आप रिलीजन को एकदम अच्छे से पढ़ो, दुनिया के सारे रिलीजन को आप अच्छे से पढ़ो।
नहीं पढ़ना मुझे नहीं है इंटरेस्ट तेरे रिलीजन में दोस्त, मैं क्यों जाके उसकी किताबें खंगालूँगा? मैं अपना आधे से ज़्यादा जीवन रिलीजन के अंदर क्यों बिताऊँगा, जब मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है और मैं बोल रहा हूँ खराब चीज़ है। अब इसी की बात करते हैं, इसी की बात करते हैं। इस पर एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है जो हमारे सबके उसमें आता है कमेंट सेक्शन में, जो कि बहुत बार गड़बड़ होती है और हमें उसको डील करना पड़ता है। कई बार इग्नोर करना पड़ता है, कई बार इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि फॉर सम रीज़न ऐसा होता है। ये हर एक अलग-अलग पर्सन का अलग-अलग हो सकता है कि यार कई बार मैं करूँगा तेरे को रिप्लाई, ये ले तेरा रिप्लाई। तो जैसे आपका कंटेंट है, टफ क्वेश्चंस उठाता है हमेशा, हर वीडियो पर ही कुछ ना कुछ इस तरह के कमेंट आते होंगे, ट्रोल आर्मी रेडी रहती होगी, आई एम श्योर 100%। तो क्या स्ट्रेटेजी रहती है इस नेगेटिविटी से डील करने की? जैसे अभी उस संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कोई स्पेसिफिक वीडियो आपने बनाया किसी एक धार्मिक गुरु पर, तो उनके बॉट्स तो आते ही होंगे ना, कि तो क्या करते हो आप? इग्नोर कर देते हो या फिर उनको रिप्लाई करते हो कि ये ले, मैं भी रिप्लाई करूँगा? थोड़ा-सा शुरू से शुरू करता हूँ। ख़ैर मैं जिस जगह से मैं जिस जगह से आ रहा हूँ वहाँ से तो मैं कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड हूँ इन चीज़ों के लिए, इस तरह की धमकी लिए या मतलब धमकियों के लिए ऐसा समझ सकते हो कि मैं ऐसे माहौल में थोड़ा पला-बड़ा हूँ। सो मुझे कोई ख़ास इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता नहीं है। अब एकदम स्टार्टिंग में जब मैं कंटेंट बनाता था तो जैसा मैंने आपको बताया होता था कि 20-30% लोग तारीफ़ कर रहे हैं, बाकी 60-70% लोग बुराइयाँ कर रहे हैं या गालियाँ बक रहे हैं या धमकियाँ दे रहे हैं। अब वो नंबर बहुत हुँ, कम हो गया। अब 90-80% लोग तारीफ़ कर रहे होते हैं, कुछ हुँ, 10-20% लोग कुछ बुरा कमेंट कमेंट कर रहे होते हैं। और ये भी होता है कि अगर आपके कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी सब लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, तो फिर सामने वाले को हिम्मत आती है कि मैं भी इसको गाली बक के चले जाऊँगा। हुँ, जब हुँ, आपका कमेंट हुँ, सेक्शन पूरा भरा हुआ है, जहाँ लोग आपको बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर सही। रहे हैं, तो सामने वाला इंसान भी सोचता है, यार मैं कुछ उल्टा बोलूँ तो नहीं, यहाँ पे मुझे बेवकूफ़ तो नहीं समझा जाएगा। और अब हमारी कम्युनिटी इतनी बड़ी हो चुकी है, समझदार तो थी ही पहले से, कि वही लोग बहुत सारे आर्गुमेंट्स का जवाब दे देते हैं। तो मैंने हाँ, बीच में हाँ। ऐसा सोचा था कि मैं ऐसे कुछ फ़िल्टर्स लगाऊँ कमेंट्स में, जो कि हो सकता है फ्यूचर में लगाऊँ। बट अभी मुझे ये स्ट्रैटेजी ज़्यादा अच्छी लगती है कि मैं कमेंट्स सब जगह ओपन रखता हूँ, यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम भी, कोई भी आके कमेंट कर सकता है। मुझे यो लोगों को ये दिखाना है कि जिनके नाम में, बायो में, जिनकी डीपी में भगवान है, रिलिजन है, जो रिलिजन का इतना शो ऑफ कर रहे हैं, आप उनकी भाषा देखिए एक बार। मतलब आप और मैं तो भगवान का नाम या रिलिजन का नाम और गाली एक ही सेंटेंस में यूज़ नहीं करते, जबकि हम नास्तिक हैं। हुँ, उसके बाद भी एक फ़िल्टर तो लगा हुआ है हमारे दिमाग में। वो यस। लोग रिलिजन का झंडा लगाया हुआ है बायो में, भगवान की डीपी डाली हुई है। बायो में पूरा कुछ मंत्र-वंत्र संस्कृत के यहाँ-वहाँ से उन्होंने छाप रखे हैं, जिनका उनको मतलब भी नहीं पता होगा। और यहाँ वो आके माँ-बहन की गालियाँ दे रहे हैं। तो ये बातें हमारे पॉइंट को प्रूव करती हैं कि लोग इस तरीके से ब्लाइंडली रिलिजन को फ़ॉलो करते हैं। तो मैं ओपन रखता हूँ, ये लोग आके अपने आप को एक्सपोज़ करते रहते हैं। हुँ, और फिलहाल तो बहुत कम ऐसा होता है। बीच में एक बार ऐसा हुआ था, एक जो कंट्रोवर्सी हुई थी एक बाबा के साथ मेरी, प्रेमानंद महाराज के साथ। तब ऐसा हुआ था कि बहुत ज़्यादा बैकलैश देखने को मिला था मुझे। फिर मुझे हुँ, तब अच्छा लगा कि लोगों को मेरे आर्ग्यूमेंट्स में कोई लॉजिकल काउंटर नहीं दे पाया उस बात का, बस वही आस्था वाले जवाब थे कि हमारे बाबा को ऐसा कैसे बोल दिया, वगैरह-वगैरह। बस हुँ, एक बार हुआ था, हुँ, कुछ बहुत ज़्यादा। तब से लेकर कुछ ख़ास ट्रोल आर्मी झेली नहीं है मैंने। अब वो मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि वैसे तो लोग आते ही रहते हैं आपके वीडियोज़ के नीचे, मेरे भी वीडियोज़ के नीचे, मगर एज़ सच कोई बड़ा हुआ नहीं अभी तक कुछ। हुँ। अगेन जैसे मैंने कहा, हर इंसान अलग है। जैसे मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे कमेंट के नीचे कोई गाली दे। जैसे आप अपने घर के अंदर कचरा नहीं चाहोगे, कचरे को बाहर निकाल दोगे, मैं बोलता हूँ कि निकलो यहाँ सही से बात यार, है, मेरे को नहीं डील करना सही बात तुमसे। मैं आई हैव इनफ प्रॉब्लम्स, इनफ है। वर्क, हुँ, इनफ, मतलब बहुत कम टाइम होता है वैसे भी। तो ठीक है, हटाओ इसको। पर अ, ठीक है, ट्रोल आर्मी से मतलब बेसिकली आपका आपका ये है कि आने दो, मैं रिप्लाई नहीं करूँगा। हमारे जो भाई लोग हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो जवाब देंगे। नहीं देंगे तो पड़ा रहेगा कमेंट, लोग दुनिया देखेगी और क्या फ़र्क पड़ता है, राइट? वो तो ये भी तमाशा एक अच्छी दुनिया को दिखना स्ट्रैटेजी चाहिए ना, जो लोग अपने है। आप को धार्मिक बोलते हैं, जो लोग कहते रहते हैं कि हमसे सवाल पूछते हैं वो कि मोरालिटी कहाँ से आएगी, एथिक्स कहाँ से आएगी? तुम तो हो ना दोस्त रिलिजियस, तुम्हारी मोरालिटी, हाँ, तुम्हारे एथिक्स कहाँ चले गए? सो इसलिए सही। मैं रखता हूँ वो सारी चीज़ें और बहुत सारे लोग उसमें कमेंट्स में ख़ैर उसको यूज़ भी करते हैं। आके नीचे लिखते रहेंगे कि फलाने से जाके डिबेट कर, तू रिप्लाई नहीं कर रहा है, तू डर गया क्या? नहीं दोस्त हमारे पास बहुत बड़ी अ, जनसँख्या है जो हम लोगों को फ़ॉलो करते हैं। हम तुम्हें स्पॉटलाइट नहीं देने वाले। हम इतने बेवकूफ़ नहीं है कि तुम हमें थोड़ी धमकियाँ दोगे इस तरीके की प्रोवोक करने वाली, कि तू डर गया क्या? तुझ में हिम्मत नहीं है क्या?
है हिम्मत, लेकिन हम समझदार भी हैं। हम तुम्हें कोई स्टेज नहीं देने वाले बकवास करने का। ऑलरेडी तुम लोगों के पास बहुत सारे स्टेज हैं, मंच है, वहाँ जाके करो। ये पता है, ये बचपन में आपके साथ भी हुआ होगा। मेरे जो क्लासमेट होते थे ना, कई लोग, वो घर के बाहर आके खड़े हो जाते थे कि कि हिम्मत है तो आ, मर्द है तो बाहर निकल। और बाहर निकल 10-12 लोग आ जाते थे। तो उसी तरह से ये कमेंट सेक्शन में आ जाते हैं लोग डिबेट करने और इस तरह करने में। ठीक है, कोई बात नहीं। बट हुँ, फिलहाल हुँ, हम अपने रैशनल ग्रुप की बात करते हैं हुँ। कि रैशनल कंटेंट को और रैशनल क्रिएटर्स के काम को आप कैसे देखते हो? जैसे कि ये मुहिम स्टार्ट की थी अर्पित भाई ने, मोहित विमोह ने भाई ने, प्रणव भाई ने, साइंसेस डोप ने, आप जैसे क्रिएटर आए, फिर बायोशाला जैसे लोग आए, और मैं भी कुछ बना ही रहा हूँ। तो इस तरह के काम को आप किस तरह से देखते हो? क्योंकि दोनों एस्पेक्ट हैं इसमें कि जैसे अभी आपने, आई डोंट नो देखा हो कि नहीं देखा हो, बहुत लोगों ने इस तरह कमेंट किए कि भाई स्पॉन्सर्स नहीं आते हमारे पास क्योंकि कंटेंट इस तरह का है, थोड़ा डबल एज्ड कंटेंट है कि भाई डबल एज्ड स्वॉर्ड की तरह की, ब्रांड डील नहीं करना चाहेंगे इस तरह के कंटेंट के साथ, और चैनल चलाना है हुँ, हमें, खर्चे आपको पता ही कितने होते हैं, हमें एडिट रखना है, टीम रखनी है। पर दूसरी तरफ कुछ एक 1-1.5 साल से आपको भी अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, और हम जैसे लोगों को भी कुछ व्यूज़ आ रहे हैं। तो इसके फ्यूचर को आप किस तरह से देखते हो दोनों एस्पेक्ट्स के रूप में? क्या हम में से कोई एक बहुत मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन तक निकल पाएगा? मतलब कोई भी निकले, अच्छी बात है, या 2 से ज़्यादा लोग निकले। व्हाट डू यू थिंक अबाउट हम दिस में से एक तो फ्यूचर? नहीं, मुझे लगता है कि हम सभी निकलेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, थोड़ा ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा। बात ऐसे है कि ये एक तरह का, मैं इसे एथिस्ट रेवोल्यूशन बोलूँगा इंडिया में। कंटेंट क्रिएशन में तो बोल ही सकता हूँ, क्योंकि नहीं था इस टाइप का पहले कुछ भी, जिन लोगों के आपने नाम लिए। उसी तरीके से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लोग जुड़ते गए। सो अब ये है कि हम एक रेवोल्यूशन का पार्ट हैं, एक तरह से बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं इस कम्युनिटी में, इस कंटेंट क्रिएशन की फ़ील्ड में। सो इसके फ़ायदे जो हैं, आने वाले क्रिएटर्स को बहुत ज़्यादा मिलेंगे, जब ये चीज़ थोड़ी-सी मेनस्ट्रीम हो जाएगी। एक टाइम हुँ, आएगा जब नेटफ्लिक्स भी कोलैबोरेशन करेगा एथिस्ट लोगों के साथ, उस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज़ बनेगी या उस तरह की कुछ साइंस फ़िक्शन मूवीज़ बनेगी, उसके बाद हम में से किसी क्रिएटर को बुलाया जाएगा उस मंच के ऊपर। सो इसे मेनस्ट्रीम होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब हम अ, सच मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बाकी क्रिएटर्स के साथ जितने ब्रांड प्रमोशन लोगों को मिल रहे होते हैं, वो भी हमारे साथ वही बात हो जाए। अब सच बोलने का कुछ तो भुगतान हमको भरना पड़ता है, सो ये सच का प्याला ज़हर वाला प्याला है कि हमें इस तरीके से चीज़ें झेलनी पड़ेगी कुछ टाइम तक, कि हमें ब्रांड प्रमोशन नहीं मिलेंगे या उस तरी हम जितनी मेहनत आप और हम सब करते हैं, उतना हमको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। और थोड़ी ज़िम्मेदारी मुझे लगता है ऑडियंस की भी बनती है कि लाइक, कमेंट, शेयर वगैरह तो ठीक है, लेकिन इस सारे चीज़ों को चलाने के लिए बहुत सारा फंड लगता है, बहुत एनर्जी लगती है, बहुत टाइम लगता है, बहुत बहुत पैसा लगता है। तो जिन हुँ, भी क्रिएटर्स को आप आगे आता देखना चाहते हो, जिस टाइप का आप कंटेंट चाहते हो, जिस टाइप का कंटेंट आप चाहते हो कि आपकी फ्यूचर जनरेशन देखे, आपको उसमें थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एक्टिवली इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बिना किसी के पूछे, बिना किसी के माँगे। तो ये हमारी ऑडियंस पर भी, और जितने भी लोग चाहते हैं कि अच्छाई फैले, ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो खुद से आगे रह के थोड़ा बहुत ही सही सपोर्ट करें। अगर हर इंसान भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगा, तो एक बड़े नंबर में अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता है। सो ये 2 हुँ। चीज़ें हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखो, मैंने सबसे पहला सवाल इसलिए पूछा था कि क्यों इस काँटों भरी राह में हम चल रहे हैं, मुझे मुझे खुद नहीं पता, मेरे को उसका जवाब नहीं समझ में आता कभी भी। कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरे अगेन ज सेम सेम जवाब होगा मेरा भी, कि मेरे मन के अंदर जो सवाल हैं, जवाब हैं, मैं मेरे को बात करनी है। यार मेरे को कोई बात करने को नहीं मिलता, इसलिए मैं वीडियोज़ के ज़रिए बात कर लेता हूँ, कि भई जितना भी है, मेहनत भी कर लेता हूँ, अच्छा लगता है। बट ग्रोथ जो है ना बहुत स्लो है। अगर मैं या आप या कोई भी और इस तरह का धारा के साथ बहता ना आज की तारीख में, और ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, धारा के साथ बहना बहुत आसान है, और हम लोग मिलियन पर बैठे होते हैं आज, मतलब 100%। 2-3 साल में लोग आराम से 1 मिलियन, 2 मिलियन के सब्सक्राइबर ले लेते हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने चाहा तो जल्द ही। गुड, ख़ैर गुड, मुझे गुड लगता है कि आंसर। अभी आजकल हम लोगों का कंटेंट चल रहा है, मतलब आपकी भी वीडियोज़ बहुत देखी जा रही है। हम जैसे लोगों की वीडियो भी थोड़ी-थोड़ी मेनस्ट्रीम में आ रही है, क्योंकि रिलिजन इतना ज़्यादा मेनस्ट्रीम है, कहीं से उठ के किसी कुंभ से कोई आईआईटी बाबा आ जाता है, कुछ थोड़े बहुत बाबा न्यूज़ पे डिबेट करते रहते हैं, बकवास पेलते रहते हैं। तो उस सेंस में हम लोगों का कंटेंट बहुत रेलेवेंट हो गया है। और मुझे लगता है अब थोड़ा-सा अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा है हम सबके कंटेंट के ऊपर, सो ये एक अच्छी बात है। और एक और साइन ये भी है कि अब तो हमारे ऊपर डिबंक वीडियोज़ बना के लोगों को व्यूज़ मिल रहे हैं। सो
हम तो कुछ ऊपर ही बैठे हैं उनसे, कुछ तो सही तरक्की सही हो बात है, चुकी ये है। होता है। ये मैंने देखा था ना कि जब जिस दिन मेरे ऊपर वीडियो बनेगा उस दिन मैं बोलूँगा यार पर उस मेरे को दिन मैं पता मानूँगा नहीं है, कि हाँ, हो गया। कुछ तो कर रहा हूँ मैं। बट कुछ कुछ वीडियोज़ ना इतने लेज़ी होते हैं ना, मुझे लगता है कि क्यों बना रहा है तू यार? कम से कम मेरी तो इज़्ज़त रख ले, ढंग का तो वीडियो बना ले, डिबंक मैं तेरे को टॉपिक दूँगा कि मेरे मैं ऊपर तुझे क्या-क्या रोस्ट कमियाँ हैं। लिख के देता हूँ, उस तरीके से मुझे रोस्ट कर। हाँ, मुझे उस भी तरह से बना, मतलब हार्श, बी हार्श, मुझे ढंग से रोस्ट तो कर कि इतना लेज़ी जवाब रोस्टिंग देने में होती है मज़ा ना आए। यार, हुँ, जवाब देने में मज़ा आए। मतलब दिल से निकले कि यार मैं तेरे को जवाब देता हूँ। बट ठीक है, कोई बात नहीं। सही। चलता है। पर ठीक है, पर ये चीज़ तो है कि ट्रैक्शन मिल रहा है और ये अच्छी बात है, और अगेन जैसे आपने बोला कि लोगों की ज़िम्मेदारी भी बनती है। जैसे कुणाल कामरा का वीडियो आया अभी, तो लोगों ने इतना सपोर्ट दिखाया इस क्योंकि पर वो एक मेनस्ट्रीम बात को कह रहे थे, और हम अभी तक शायद इतना मेनस्ट्रीम नहीं हो पाए, धीरे-धीरे हो रहे हैं, टाइम लगेगा, कोई हुँ, बात नहीं। हुँ, हुँ। इसी से आते हैं एक और सवाल पर कि जैसे ये डबल एज सॉर्ड है ना? जो भी हम काम कर रहे हैं, क्या आपको लगा कि कभी क्योंकि कंटेंट की तो कमी नहीं है, आपने आपने बोला ही अभी, और है भी नहीं, बिल्कुल भी भरा पड़ा है। तो क्या आपको लगा कि कोई टॉपिक स्किप कर देता हूँ यार, इस पर वीडियो नहीं बनाता हूँ? टॉपिक तो नहीं, लेकिन हर एक टॉपिक पे मुझे कुछ बातें लगती हैं जो मुझे संविधान के लॉज़ की वज़ह से स्किप कर देनी पड़ती है। नहीं, ऐसा तो कोई बट टॉपिक नहीं लगा। हाँ, बस ये है कि कुल मिला के कुछ बातें थोड़ी बहुत हमें उसमें शक्कर घोल के देनी पड़ती है, क्योंकि बहुत मुश्किल है। एक जो इंसान आस्था से किसी रिलीजन को फ़ॉलो कर रहा है, आप उसके ऊपर उसको रिसर्च पेपर दिखा के उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप उसको लॉजिकल पॉइंट्स देके चेंज नहीं कर सकते। उसके पीछे रीज़न ये है कि उसने रिसर्च पेपर देख के रिलीजन को ऑप्ट नहीं किया है। वो लॉजिकल पॉइंट्स है उसके पास, इसलिए वो गॉड को नहीं मान रहा है। उसको मानने के अपने अलग तरीके हैं। सो आपको चीज़ें बहुत सिंपल करनी पड़ती है, उसको उसकी भाषा में बात करनी पड़ती है। आपको जो भाषा उसको समझ में आती है, उसको डायलॉगबाज़ी समझ में आती है। उसको कूल बनना समझ में आता है। जो भी चीज़ आपको सोसाइटी में नॉर्मल करनी है सबके बीच, कोशिश करो कि उसे थोड़ा-सा कूल कर दो, उसे थोड़ा-सा उसमें चकाचौंध लगा दो। अगर आपको लोगों तक दवाई पहुँचानी है तो उसमें थोड़ी-सी गुड़ शक्कर में डाल के आपको देनी पड़ेगी। तो ऐसा हुआ है कि ऐसा कोई टॉपिक तो नहीं था जब तक जिसके बारे में मुझे लगा, बस ये है कि मुझे थोड़ा-सा उसे और सिम्प्लीफाई करके बताना पड़ता है लोगों को, थोड़ी मिठास देके बोलनी पड़ती है। जबकि मैं चाहता ये हूँ कि मैं डायरेक्ट सच ही बोलूँ लोगों से, ब्रूटल पर हो वो जाऊँ, दिन अभी थोड़ा दूर है। दूर है। सच हाँ, हाँ। बट आपका जो स्टाइल है वो मतलब बहुत यूनिक है, मतलब हर किसी का स्टाइल यूनिक है, बट आपका थोड़ा अलग है कि आप जो जिस तरीके से कॉन्टेक्स्ट देते हो किसी चीज़ में, और टू द पॉइंट, आई डोंट नो कैसे ढूँढते हो क्या आपकी टीम है कि नहीं है, क्या कैसे काम करते हो? बट जिस जगह पर जो चीज़ मीम डालना होगा ना, जो पॉइंट डालना होगा ना, वो आई डोंट नो, मैं भी ये सब चीज़ें सीख रहा हूँ कि भाई थोड़ा-सा उसको ऑन पॉइंट कर सकूँ, और ये अगेन प्रोसेस है हम सबका। बट आपका ये बहुत सही कंटेंट में लगता है कि जिस जगह पे जो आना चाहिए ना, वो आ जाती है बात, बात भी हो जाती है, और वो मीम भी दिख जाता है लोगों को। अ, हाँ, थैंक यू सो तो मच तारीफ़ के लिए। अब ये तो मैं ले ही लेता हूँ, थोड़ी मेहनत लगती है इसलिए, और थोड़ा टैलेंट भी है तो कॉम्प्लीमेंट लेने में हर्ज क्या है। आपका भी कंटेंट बहुत ज़बरदस्त है, मैं जब भी देखता हूँ ना सो मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरा भी यही था कि मैं लोगों को इन्फोटेनमेंट दूँ, इन्फॉर्मेशन दूँ, लेकिन एंटरटेनमेंट में पैक करके, क्योंकि एक तो आप उनके फ़ेथ के अगेंस्ट जाके बोल रहे हो, उन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो, उनकी पीढ़ियों से चली आ रही चीज़ के अगेंस्ट आप कुछ बोल रहे हो, मतलब सच बोल रहे हो। पर अब वो उसे झेल सके, उसे सुन सके, उस पर हँस सके। हँसी या लाफ्टर मुझे लगता है बहुत अच्छा माध्यम है किसी भी चीज़ को प्रोपेगेट करने का। तो मुझे लगता है आप जोक्स में डाल के दुनिया की कोई सी भी कितनी भी सीरियस बात को बड़े प्यार से सामने वाले को दे सकते हो, और वो उसे बहुत अच्छे से एक्सेप्ट भी कर लेगा। उसे कोई चोट भी नहीं लगेगी। सो ये तरीका मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जोक की बात आपने करी। जोक का माहौल अभी है नहीं देश में। ऑरेंज टिश्यू से लेकर औरंगज़ेब की कब्र तक खुद रही है। तो आपको लगता है कि हमारे देश में सच में फ्रीडम ऑफ स्पीच का थोड़ा दुरुपयोग किया जा रहा है, या फिर कई लोग उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं? दोनों ही तरह के आर्गुमेंट आते हैं लोगों के पास। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? फ्रीडम ऑफ स्पीच। हाँ, हाँ, हाँ। देखो, अब ये मुझे सोचना पड़ रहा है उसके बारे में कुछ बोलने के लिए, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या हाल है देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच का। ये शायद 2021-22 में मैं कहीं ट्वीट करने वाला था कि कुछ ही साल बचे हैं जब ऐसा कुछ होगा कि अगर कोई इंसान ऑरेंज या ग्रीन नैपकिन से नाक सड़क रहा होगा
और आस-पास वाले लोग ऑफेंड हो जाएँगे कि अरे! ये हमारी धार्मिक ओह! भावनाएँ आहत हो गई। ये मैं मेरा ट्वीट है वाओ! शायद, या मैं करने वाला था, और अभी हाल ही में ये हमारे सामने घटना हुई कि एक होटल में एक ऑरेंज नैपकिन रखा हुआ है और लोगों की धार्मिक भावना उससे आहत हो गई है। तो अब यहाँ तक तो हम आ चुके हैं, अब इससे ज़्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में क्या बोला जाए? जितने भी समझदार और सच्चा जर्नलिज़्म करने वाले लोग हैं, उनसे आपको मिलना है तो आपको जेल में जाना पड़ रहा है। अब इससे ज़्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में और कौन से साइंस आते हैं किसी कंट्री में? एक बार मैं सोच रहा था बैठ के कि ये जो सारी अंधविश्वास हैं, झूठ हैं, जो हमें इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक वगैरह पे दिखते रहते हैं, यहाँ तो भी हमें थोड़ा बहुत नंबर पता चलता है कि अच्छा ये बड़े-बड़े क्रिएटर्स हैं, इनके इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं। इस वीडियो के ऊपर, इस लॉजिक के ऊपर, इस घटिया बात के ऊपर इतने मिलियन व्यूज़ आए हैं। ये हमें थोड़ा बहुत आइडिया रहता है कि अच्छा इतने लोग ये कंटेंट देख रहे हैं। तो सोच रहा था व्हाट्सएप पर जो गंदगी मचती है, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। वो पता नहीं कहाँ, किसके पास, कितने लोगों के पास जा रही है चीज़ें, और वहाँ तो कोई डिबंक करने वाला भी नहीं है व्हाट्सएप पे अलग से। और वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचा हुआ है व्हाट्सएप, यूट्यूब और इन सब के कंपैरिज़न में। तो वो भी एक बड़ा रेल्म है जहाँ अंधविश्वास प्रोपेगेट किया जाता है। इनफैक्ट वो लोग ज़्यादा क्रेडिबल समझेंगे ना उसको, क्योंकि व्हाट्सएप, अगर आपके पास कोई व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है, वो आपके किसी दोस्त ने, रिश्तेदार ने भेजा है, राइट? तो एक तरह से सेंस ऑफ बिलीफ आ जाता है कि हाँ, इसने भेजा है तो सच ही होगा। तो उसको हुँ, जब हुँ, हुँ, पहले हुँ, ऐसे हुँ। देखा जाता है कि सच होगा यार, इसने भेजा है और वो बोल रहा है, उसको हुआ है कुछ फ़ायदा इस चीज़ को करने से, या ये चीज़ सच होगी। हुँ, तो हुँ। ये लोगों को इसलिए इसलिए व्हाट्सएप जो नेक्सस है वो फैलता है बेसिकली। अ, हुँ, हुँ, हुँ। तो इसी से आते हैं अगले उसी से जुड़े हुए सवाल पर कि जैसे हमारे आसपास में देख रहे हैं हम, पोलराइजेशन बढ़ रहा है। तो जो भी और इस तरह का ट्रेंड बन रहा है कि अगर मैं ज़्यादा धार्मिक होऊँगा या धार्मिक होने की कोशिश करूँगा या फेक करने की कोशिश करूँगा, तो मुझे इंस्टेंट व्यूज़ मिलेंगे, इंस्टेंट पॉपुलैरिटी मिलेगी। और जितने भी रैशनल लोग हैं या ज़्यादा इस तरह की सोच रखते हैं, वो थोड़ा-सा हो सकता है कि आइसोलेटेड फ़ील करें। तो उनके लिए क्या एडवाइस है? जो वीडियो नहीं बना रहे हैं हमारी तरह, बेसिकली उनकी बात कर रहा हूँ। देखो, आपने कठिन मार्ग तो चुन लिया है, अब उस पे आपको थोड़ा-सा बने रहना पड़ेगा। आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो जो रीच रिलीजियस लोगों को मिल रही है, वो आपको भी मिलेगी। और इन रिलीजियस कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से ज़्यादातर लोग एकदम ऐसे धार्मिक या फ़ेथ में नहीं है या आस्था में नहीं है। इनको सारी सब सच्चाई पता है। आप चंद किताबें पढ़ते हैं, आपको दुनिया की सारी रियलिटी मालूम हो जाती है कि आपका रिलीजन कितना बड़ा है, कितना पुराना है, ब्रह्मांड कितना बड़ा है, वगैरह-वगैरह। आपको अपने रिलीजन और गॉड के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। ये मेरे ख़्याल से आता है इन लोगों में एथनोसेंट्रिज़्म की वज़ह से, या अपने कल्चर के ऊपर जो ये लोग प्राउड लेके घूमते हैं। कि इनको सारी रियलिटी पता है, इनका रिलीजन क्या है, गॉड क्या है। उसके बाद भी ये प्रोपेगेट करते हैं चीज़ें। तो मैं इन लोगों को बेवकूफ़ की कैटेगरी में नहीं गिनता, ये बुरे लोग हैं। ये जानबूझ के इस टाइप का कंटेंट बनाना चाहते हैं, क्योंकि ठीक है, एक बात उनकी तरफ से बात ये सही है कि उनके 70-80 साल के जीवन में वो पूरा समाज को तो बदल नहीं देंगे, और बदलने हुँ। जाएँगे तो हम जैसे लोग जो हैं उस तरीके की प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ेगी जो हम लोगों को फेस करनी पड़ती है। तो एक धूर्त इंसान ये सोचेगा कि यार मैं लोगों को सच बताने जाऊँ, इससे अच्छा क्यों ना मैं इनके झूठ का फ़ायदा उठाऊँ। मैंने इनका झूठ ही और साइंस में लपेट के बेचूँ, और उससे अपना जीवन, अपनी आने वाली 2-3 पीढ़ियों को कमा के खिलाऊँ। तो उन लोगों का ये चलता है बिज़नेस। बाकी जो हाँ, लोग इंस्पायर होना चाहते हैं हम जैसे लोगों से, सो मुझे लगता है कि कभी ना कभी किसी न किसी को शुरुआत करनी थी। सो हम लोगों ने मिलके बिल्ली के गले में घंटी बाँध दी है। आप लोगों का काम है कि उसको यहाँ-वहाँ से रास्ता दिखा के घर के बाहर निकालें। तो जितने भी लोग सोचते हैं कि हम इस तरह का कंटेंट बनाएँ, आप लोग बिल्कुल, मुझे लगता है और कंटेंट क्रिएटर्स की ज़रूरत है। जितनी भसड़ उस तरफ से आ रही है, इस तरफ से भी उतना ही जवाब जाना चाहिए। और भी कंटेंट क्रिएटर्स को आना चाहिए और इस टाइप का कंटेंट बनाना चाहिए। क्योंकि बेसिकली जो मैं देख रहा हूँ ना, अभी अभी आपने भी देखा ही होगा, ऑफ कोर्स सी बात है। ये जितने भी 2-3 लोग हैं जो रोडीज़ में आ रहे हैं, रोडीज़ के जज बन के आ रहे हैं या बिग बॉस जैसे शोज़ में आ रहे हैं, ये दे आर मेकिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी बिकॉज़ ऑफ दीज़ थिंग्स। इन्होंने शुरुआत ऐसे ही की थी, अपने पीछे लिख दिया था एक रिलिजियस नारा कि जय श्री राम या इस तरीके से, और टीका लगा के, और बस कुछ भी बोलना शुरू कर दिया था। तो इसी तरीके से पॉपुलर हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। हुँ। अ, अब तो डेमोक्रेसी के साथ दिक्कत यही है ना कि बहुत सारे गधे मिलके अपना एक सरदार चुन लेते हैं। तो वही कंटेंट क्रिएशन में है कि ज़्यादातर लोग जो बेवकूफ़ है, वो अपने बीच में एक बड़ा बेवकूफ़ चुन लेते हैं और उन्हें फ़ॉलो करते रहते हैं। ठीक है, मुश्किल हुँ। काम है, करेंगे धीरे-धीरे।
ठीक, ठीक, ठीक। कुछ कम्युनिटी से भी प्रश्न आए हैं, 4-5 प्रश्न, उनका भी मैंने बहुत सारे प्रश्नों को उसमें से 4-5 ही लिए हैं, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो उसमें से एक है कि एनी आइडिया और ओपिनियन दैट यू आर स्ट्रांगली अपोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट लेटर रियलाइज्ड यू वर रॉन्ग एंड चेंज्ड योर स्टैंस, ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कुछ आइडिया हो हाँ, भाई कि ये शायद मुझे लाइव में भी पूछा था किसी बंदे ने, शायद हो सकता है वही बंदा हो। सेम बंदा अ, हो सकता है? हाँ, हाँ। सो मुझे लगता है फेमिनिज़्म में मेरे साथ ऐसा हुआ था। फेमिनिज़्म की मुझे कुछ स्टेजेस लगती हैं, मतलब ऐसे कहीं ऑफ़िशियल स्टेजेस नहीं है वो, मुझे लगता है मेरी बनाई हुई है। कि एक तो इंसान को लगता है कि उसको रियलाइज़ होता है कुछ टाइम में कि यार ये महिलाओं के साथ है ना थोड़ा गलत हुआ है। रिलिजन ने थोड़ा गलत किया है, थोड़ा अ, मर्दों ने थोड़ा गलत किया है। फिर एक स्टेज आती है उसको समझ आता है नहीं थोड़ा गलत नहीं किया है, बहुत हज़ारों सालों से कुछ ज़्यादा ही गलत किया है। बहुत कुछ उल्टा हुआ है इन लोगों के साथ। फिर एक हुँ, स्टेज आती है उसको समझ आता है यार ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ़ महिलाओं के साथ ही कुछ अत्याचार वग़ैरह हुए हैं। मर्दों के ऊपर भी तो कितनी तरह के ज़ुल्म हुए हैं, ऐसा-वैसा। उसके बाद उसको थोड़ी-सी जो सूडो फेमिनिज़्म जिसे हम कह सकते हैं, जो महिलाएँ फेमिनिज़्म का नाम लेके मर्दों के ऊपर अत्याचार कर रही होती हैं अलग-अलग तरीके से। फिर वो इस जगह तक उसका एनलाइटमेंट जाता है कि अरे यार ये भी तो हो रहा है, ये तो महिला उसको फिर डिफ़रेंस समझ नहीं आता कि सूडो फेमिनिज़्म क्या है, टॉक्सिक फेमिनिज़्म क्या है, फेमिनिज़्म क्या है। वो सभी को एक ही गठरी में बाँध के देखने लगता है और वो हेट करने लगता है फेमिनिज़्म से या महिलाओं के अधिकार से। उसे लगता है नहीं ये तो डिज़र्व ही करती थी वगैरह-वगैरह। मुझे लगता है मैं कुछ टाइम तक मतलब इस कंटेंट क्रिएशन करने के बहुत पहले तक, बहुत लंबे टाइम तक नहीं, कुछ टाइम तक इस ज़ोन में रहा हूँ कि मुझे फेमिनिज़्म से थोड़ी चिढ़ मचने लगती थी कि यार क्या इक्वालिटी वगैरह ये मर्दों के साथ भी इनके बारे में तो कोई बात नहीं करता। वो आप थोड़े-से बच्चे होते हो, बचकानी बातें करते हो, इस तरह की स्टूपिड चीज़ें सोचते हो। सो ये एक आइडिया मेरे दिमाग में आया, मैंने ये क्वेश्चन सुना तो कि मैं कुछ टाइम तक इस ज़ोन में रहा था कि मैं थोड़ा अपोज़ करता था उन चीज़ों को जब भी मुझे कोई महिला अपना हक माँगते हुए दिख रही होती थी। फिर अब मैं उससे काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ। दुनिया को तो मैट्रियार्की में हो जाना चाहिए। हुँ, हुँ। अ, उम, बस इसमें इसमें ये है ना, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा जैसे बहुत अति हर चीज़ की बुरी होती है, बहुत सही डायलॉग है कि बहुत ज़्यादा कोई चीज़ हो जाती है, हमेशा बुराई की तरफ ही जाएगी वो। तो हर चीज़ का बैलेंस स्ट्राइक तो हमें करना ही पड़ेगा, राइट? फेमिनिज़्म का भी फेमिनिज़्म में भी एक बैलेंस स्ट्राइक फेमिनिज़्म करना में पड़ेगा हाँ। कि उसकी वजह फेमिनिज़्म से में मुझे किसी लगता है ना कि मर्द को बहुत नुकसान ना हो। ब बहुत टाइम तक मान लो एक रस्सी खींचने का कॉम्पिटिशन चल रहा है, तो मर्दों ने बहुत टाइम तक इस तरफ खींच के रखा था। महिलाएँ जब हुँ, इस तरफ से अपना हक माँग रही हैं, खींच रही हैं, तो जब वो इतनी ज़ोर से खींच रही हैं, इतनी सारी महिलाएँ अपना हक हक माँग रही हैं, तो जो रस्सी का छोर है वो बीच में नहीं आएगा, थोड़ा-सा इधर जाके गिरेगा और वो कुछ टाइम तक वहाँ रहेगा। तो ये जो बिल्कुल। रिबेटल आ रहा है आपको कुछ टाइम तक झेलना पड़ेगा दोस्त, आप ऐसा नहीं कह सकते कि अरे ये लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। और उसमें एक बहुत बड़ा रोल ये भी होता है कि जाने-अनजाने में आप और मैं भी पैट्रियार्की में ही बड़े हुए हैं। हम चाहे कितना भी ऊपर बन लें, लेकिन हमारे सोच-विचार 100%। थोड़े बहुत सेक्सिस्ट होते हैं, हमारी बातें, हमारे जिन जैसे हम लोगों को जज करते हैं। तो उस चक्कर में होता ये है कि अब एक आदर्श महिला की इमेज आपके और मेरे दिमाग में और बहुत सारे लोगों के दिमाग में तो कुछ और है। जैसे ही उस इमेज से कुछ और डिस्टॉर्ट होके कुछ निकलता है कि एक लड़की अ, मुझे कोई कहीं एक भाई साहब टकराए थे और वो बड़ा ऐसे खुन्नस में थे कि ये लड़की सड़क पे सिगरेट कैसे पी रही है? तो मैंने उसको देख के कहा कि वो जैसे लड़का पी रहा है वैसे ही पी रही है। बोलता नहीं यस। तुम लड़की कैसे पी सकती है? तो मैंने सोचा मैंने उसको बोला दोस्त कि ये कहीं तब तब मैंने सुन लिया था। मैं उसको बोला दोस्त सिगरेट पीने से लड़की के भी लंग्स ही खराब होते हैं। लंग्स खराब होंगे। उसका कैरेक्टर खराब नहीं होता। तो ये वाह! हमारे दिमाग में जो इमेज है महिलाओं की, ये बहुत टाइम से ऐसी बनी हुई है कि उससे अगर कुछ भी अलग जाता है, तो हमें वो डिसरिस्पेक्ट लगता है। जबकि वो डिसरिस्पेक्ट है नहीं, वो नॉर्मल चीज़ है। आप हज़ारों 100%। सालों से एबनॉर्मल चीज़ कर रहे हो, इसलिए नॉर्मल चीज़ें आपको एबनॉर्मल लग रही है। ये हुँ, प्रॉब्लम है। हुँ। नहीं, मैं मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बिल्कुल आई एम एक्चुअली फेमिनिस्ट पर्सन। मैं सबसे पहला इंसान होता हूँ जो किसी भी तरीके की इस तरह की एट्रोसिटी के लिए बोलूँगा हमेशा। बट इसका दूसरा पहलू भी है। जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जैसे अतुल सुभाष जैसे केस भी आते हैं, जैसे इस तरह के और भी केस आते हैं, तो हमें उस चीज़ को अधिक 99% केसेज़ में हमें इसको एक फेमिनिस्टिक लेंस से देखना होगा 100%। बट कई-कई केसेज़ में हमको केस बाय केस बेसिस पर भी इसको देखना होगा कि क्या इसमें महिला गलत थी? कुछ केसेज़ में महिला गलत हो सकती है। अधिकतर केसेज़ में अगर पुरुष गलत होगा तो, ये भी हो सकता है, राइट?
तो मुझे उस मुझे तरीके से मुझे इन बातों से प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि ये बातें फिर आप दुनिया भर की सारी महिलाओं के ऊपर डाल के क्यों कहते हो? मतलब ये बंदूक आपको फेमिनिज़्म के कंधे पर रख कर क्यों चलानी है? किसी इंसान के साथ बुरा हुआ है तो उसकी आप अलग से बात करो ना, मर्दों के लिए अलग से एक स्पेस क्रिएट करो। दुनिया भर के मर्दों के साथ जितना अत्याचार हुआ है, जो कि यस। महिलाओं के कंपैरिज़न में बहुत कम हुआ है, फिर भी सबके बारे में इम्पोर्टेंस दो उसे और अच्छे से बात करो। ये आपको नैरेटिव दूसरों की जो हक है उनको मार के क्यों छीनना है? अभी बीच में शायद 2-3 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था, एक लड़की ने बीच चौराहे पे एक लड़के को 7, 8, 10 थप्पड़ मारे थे और हुँ, 2 महीने तक पूरा देश बौखलाया हुआ था कि और लड़कियों को छोड़ो घर से बाहर, देखा क्या हुआ फेमिनिज़्म का नतीजा वगैरह-वगैरह। और मैं सोच रहा हूँ यार उसी शहर में आज ही 2-3 मतलब 10-12 रेप केसेस हुए होंगे, उसी दिन हुए होंगे, उसी टाइम पे हुए होंगे। उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन जस्ट बिकॉज़ एक लड़की ने बीच सड़क पे लड़के को थप्पड़ मारे हैं, तो सब लोगों की एथिक्स, मोरालिटी, फेमिनिस्ट भी हिल जाते हैं कि यार ये तो बहुत ज़्यादा गलत हो गया। वो तो गलत है ही, उससे कोई नहीं नकार रहा है, वो गलत है ही, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा कुछ गलत हो रहा है। आप इमेजिन करो आप रेप केसेस को छोड़ के थप्पड़ पे बात कर रहे हो। सो ये कहाँ से आ रहा है? ये वहाँ से आ रहा है कि आप नहीं देखना चाहते कि एक महिला रोड पे किसी मर्द को थप्पड़ मार रही है। ये आपके अंदर प्रॉब्लम है, हुँ, हुँ। जैसा और मैंने ये कहा कि आउट हम ऑफ सब और जो चीज़ हमें सामने दिखती है ना, हमें वो चीज़ ज़्यादा अफ़ेक्ट करती है। ये सिंपल कॉमन सी बात है, राइट? जो चीज़ हम नहीं देखते या हमारी आँखों से छुपी हुई रहती है, वो हम उस चीज़ की गंभीरता को कभी नहीं समझ पाते। तो वो भी एक बात है और दूसरी चीज़ हुँ, आउट ऑफ ऑर्डिनरी है कि भई आप नहीं देखते समाज में महिलाओं को थप्पड़ मारते हुए पुरुषों को, जो कि सही जगह पर मारना भी चाहिए, उसमें नथिंग रॉन्ग इन दैट बट त कहाँ देखते हैं? तो वो जो भी आउट ऑफ ऑर्डिनरी होगा, वो लोगों को अजीब ही बिल्कुल, लगेगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल, यस, सही दैट्स है। अ वेरी गुड क्वेश्चन जिसने पूछा है। अ, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन कि ऐसा जिसका जवाब आपने दे दिया था, व्हाई दिस जनरेशन इज़ बिकमिंग मोर रिलीजियस और फेकिंग टू बी रिलीजियस देन देयर पेरेंट्स और ग्रैंड-पेरेंट्स क्योंकि ऐसा माहौल चल रहा है कि इसमें इस धारा के साथ बहोगे बहोगे तो ज़्यादा आपको अ, हुँ, वैलिडेशन मिलेगा। फ़ायदा तो मिला। इसकी बात हम हुँ, कर ही हुँ। चुके हैं। अ, एक और बहुत अच्छा सवाल है कि कैन वी पनिश दोज़ पीपल हु डू ब्लास्फेमी अगेंस्ट साइंस? क्या ये ऐसा होना चाहिए? क्योंकि ऑपोज़िट तो है ऐसा, जो साइंस को बैंड बजाते हैं रोज़। काश ऐसा हो सकता बट नहीं मज़ाक कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं कर सकते हम लोग क्योंकि दोस्त साइंस रिलिजन नहीं है। आप चाह रहे हो कि एक तरफ की एक टीम है तो दूसरी तरफ भी एक टीम खड़ी हो जाए और यहाँ बेवकूफ़ी भरी बात करने के लिए किसी की जान ले ली जाती है, किसी को जेल में डाल दिया जाता है। बहुत लोगों के तो बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रायल ही नहीं होते, जनता ही उनका हिसाब-किताब कर देती है। तो ये साइंस में तो नहीं हो सकता, वो इंटरेस्टिंग बात लग सकती है कि यहाँ भी ऐसा करके देखे क्या, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बात स्टुपिडिटी की नहीं है, स्टुपिडिटी हम सब करते हैं आपके मेरे कंटेंट में, हम सबके कंटेंट में कहीं न कहीं कुछ न कुछ खामी मिल जाएगी। बात नॉलेज की भी नहीं है, बात है इंटेंशन की। जानबूझ या के अगर कोई इंसान झूठ फैला रहा है, बात है बुराई की, बात बेवकूफ़ी की नहीं है। किसी को नहीं मिला बचपन से वो माहौल, उसके पास वो ज्ञान नहीं है, वो थोड़ी बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहा है, वो बहुत माफ़ करने लायक है। प्रॉब्लम उन लोगों से है जिनको सारी बातें पता है, उसके बाद भी वो चूज़ करते हैं, समाज में गंदगी और बुराई फैलाना। ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये इश्यू है बहुत बड़ा। और यही यही इंटेंट की ही तो बात करते हैं हम हमेशा कि भाई तुमने किसी इंसान को जान से मारा, तुम्हारा इंटेंट क्या था? क्यों? क्योंकि वो मेरी बेटी के साथ गलत हरकत कर रहा था और मेरी छोटी बेटी के साथ गलत करेगा तो मैं किसी को मारूँगा सेल्फ डिफेंस में, दैट इज़ जस्टिफाइड और कोर्ट भी उसको एक्सेप्ट करता है कि भाई तुमने सेल्फ डिफेंस में किसी को मार भी दिया तो भी इट्स ओके क्योंकि और क्या करोगे वरना वो तुम्हें मार डालेगा, राइट? तो अगेन एक एक क्वेश्चन जो बहुत आता है सब जगह पर आई डोंट नो क्यों क्योंकि पूछते हैं लोग कि व्हाट आर योर व्यूज ऑन आचार्य प्रशांत एंड मैनी पीपल कंसिडर हिम ग्रेट, ये एक सवाल का ही पार्ट है। ये तो नहीं पूछते कि आपके दूसरों के बारे में क्या ख्याल है, आपके संदीप माहेश्वरी के बारे में क्या ख्याल है, आपके नरेंद्र मोदी साहब के बारे में, राहुल गांधी साहब के बारे में क्या ख्याल है, बट ठीक है, सवाल है तो अगर इफ यू वांट टू मुझे लगता है दैट। जैसे प्रेमानंद महाराज बहुत सारे भक्तों को अलग लगते हैं बाकियों से स्पिरिचुअल सेंस में कि यार ये बंदा थोड़ा अंधविश्वास नहीं फैलाता वगैरह, जो कि थोड़ा बहुत फैलाता है, जो उनको पता नहीं चलता। तो वैसे इस तरह से आचार्य प्रशांत को लोग बहुत एक रैशनल बाबा या गुरु की तरह देखते हैं। बाबा शब्द तो नहीं, गुरु की तरह देखते हैं। इसलिए वो हम लोगों से पूछते रहते हैं। मुझे लगता है हमारे टाइम पे ओशो होते तो वो हमसे ओशो के बारे में पूछा जाता कि उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? अब बात ऐसी है दोस्त कि एक हाँ या ना में इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। उनकी बहुत सारी बातें हैं जिनसे कुछ बातों से हम एग्री करेंगे, कुछ बातों से हम डिसएग्री करेंगे।
तो एक लंबा टॉपिक है उनके ऊपर बात करना। मुझे जहाँ तक मैं अगर शॉर्ट में समझाऊँ आचार्य प्रशांत के बारे में क्या लगता है, मुझे लगता है वो जो एक ज़रूरत बताते हैं कि अगर आपको सच जानना है, तो आपको फलानी किताब फलानी फ़िलॉसफ़ी को पढ़ना पड़ेगा और इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इसके सिवा दुनिया में कहीं और कोई सच नहीं रखा है। मुझे इस बात से प्रॉब्लम है। अगर इस तरह की बातें कोई कर रहा है, तो मुझे लगता है कि वो गलत है। वो एक तरह का कुछ टाइम बाद रिलिजन धारण कर लेता है। एक और आचार्य प्रशांत के साथ मुझे प्रॉब्लम ये है कि मुझे बहुत बार वो डेफ़िनेशंस बदलते हुए मिलते हैं। मतलब वो आम जनता के बीच बोलेंगे कि भगत सिंह नास्तिक थे, लेकिन वो नास्तिक थोड़ी थे, वो तो धार्मिक इंसान थे। दोस्त, धार्मिक इंसान लोगों को लोग धार्मिक से कुछ और मतलब समझते हैं। आपकी जो शब्दावली है, पूरे देश में वो डेफ़िनेशंस लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। धर्म लोगों के हिसाब से जो है वही रहेगा। अब आप किसी और डेफ़िनेशन को सब्सक्राइब करके धर्म वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन लोग तो उससे अपना रिलीजन ही समझेंगे ना। उनके हिसाब से तो धर्म वही है जो उनके गाँव और कस्बे में एक बाबा आके ज्ञान उनको पेल रहा है। उनके हिसाब से रिलीजन और धर्म वही है। आप यहाँ अपनी अलग से एक डेफ़िनेशन बना के और वही बातें करोगे, तो लोग उससे आपको मिस इंटरप्रेट करेंगे, उससे समाज में अंधविश्वास बढ़ेगा। ऑल्दो बहुत सारी बातें वो तार्किक करते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है उनके बहुत सारी बातें। सो मुझे अगर लगता है कि ज़बरदस्ती मेरे गले पे कोई चाकू-वाकू लगा ही दे कि नहीं, कोई बाबा बाबा तो आपको पकड़ाना पड़ेगा, कोई गुरु तो आपको समाज को पकड़ाना पड़ेगा, तो मैं बोल दूँगा कि ठीक है, आचार्य प्रशांत को सुन लो। मगर बहुत सारे उनसे मेरे डिसएग्रीमेंट्स हैं, जो कि कुछ टाइम में मैं कुछ अगर पॉसिबल हुआ तो उनके साथ पॉडकास्ट या फिर एक सोलो या 2-3 वीडियो बना के मैं उसके ऊपर अपने विचार व्यक्त करूँगा। तो ये सब मैं सोचता हूँ उनके बारे में। पर आचार्य प्रशांत हमें कहाँ मिलेंगे? इतने बड़े-बड़े लोगों के साथ वो पॉडकास्ट करते हैं। आई डोंट नो, आपको मिल जाएँगे बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। बिकॉज़ ही आल्सो नीड्स यहाँ-वहाँ से रीच, राइट? कुछ-कुछ। हाँ, हाँ, वो बात भी सही है। वही मैंने बोला, मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर बातचीत हो जाएगी तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अब वीडियो में तो क्या होता है, आप उनके यहाँ-वहाँ से वीडियो निकाल के अपने ओपिनियंस देते हो, उसका सामने से उनका डायरेक्ट उसी टाइम कोई काउंटर नहीं आ पाता, क्योंकि एक वो वीडियो है। सो पहले कोशिश ये रहेगी कि हो पाए, नहीं हो पाएगी तो फिर वीडियो तो बनाना ही है। हुँ, मैं भी कोशिश करूँगा कि भई उनसे बात हो जाए, या फिर अगर ऐसा पॉसिबल है कि हम साथ में मिलके कर सकते हैं, तो साथ में मिलके कर लेंगे। वो भी एक ऑप्शन है, क्योंकि उनको कलेक्टिव रीच मिलेगी, सब जगह होगा। आई डोंट नो कैसे पॉसिबल बिल्कुल, है वो। बिल्कुल, बिल्कुल। वी कैन ये डू भी इट। कर सकते हैं, समझते हैं। हाँ। इसी से एक और सवाल किसी ने पूछा है कि कैन वी मेक अ कम्युनिटी फॉर एथिस्ट? ये बहुत बार आता है इस तरह का सवाल, कि सो दैट वी कैन चैट ईच अदर, लाइक टॉक टू ईच अदर, प्लीज टॉक अबाउट दिस टॉपिक। पॉसिबल है, आपको लगता है? प्रॉब्लम ये है दोस्त कि देश के जो कानून है ना, उसमें दिक्कत ये है कि अगर व्हाट्सएप ग्रुप हमने सबका बना दिया, कोई मुश्किल नहीं है, बना देंगे। लेकिन वहाँ कोई एक ट्रेटर, एक कोई दगाबाज आया और उसने कोई ऊट-पटांग चीज़ वहाँ डाली। तो सबसे पहले तो जो जाएगा जेल में वो होंगे एडमिन, उसके बाद वो हुँ, जिन्होंने डाली है वो चीज़ें, उसके बाद जिन्होंने उसके ऊपर कुछ रिएक्ट किया है या हँसे हैं वो लोग। यस, तो यस, यस। लॉ के हिसाब से और सबकी एक-दूसरे की सेफ्टी के हिसाब से वो बहुत बुरी चीज़ होगी, क्योंकि अब एथिस्ट हम कोई लाइसेंस लेके तो घूम नहीं रहा है कहीं से कि ये सर्टिफाइड एथिस्ट है, इसको ग्रुप में ऐड कर दो। हमें नहीं पता कौन बंदा क्या सोच रहा है। तो सबको एक जगह लाके सबके नंबर एक-दूसरे से एक्सपोज़ करके हम वैसे कम्युनिटी नहीं बना सकते, जो मैं बनाना चाह रहा था बहुत टाइम से, बट वो पॉसिबल ही नहीं है। सो मैंने उसका एक तरीका ये निकाला कि मैंने एक डिस्कॉर्ड चैनल बनाया है। आप उस चैनल पर जाइए, वहाँ आपको आपके जैसे लोग मिलेंगे, आप उनसे बातचीत कीजिए, अगर आपकी और उनकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, तो आप बनिए दोस्त आपस में, वहाँ आप एक-दूसरे से मिल सकते हैं। हुँ, टेलीग्राम पर शायद कुछ टाइम बाद हम सोच सकते हैं ग्रुप वुप बनाने का, वहाँ शायद नंबर-वंबर एक्सपोज़ नहीं होते हैं, सो ये हो सकता है। बाकी कुछ हम भरोसा जैसे लोगों का कुछ चैनल है भरोसा ही। नहीं है सर। कुछ भरोसा नहीं है हाँ, किसी चीज़ का। सोचेंगे उस बारे में भी सोचेंगे फिर। सो ये सारी प्रॉब्लम है दोस्त कम्युनिटी बनाने में। हम तो चाह ही रहे हैं कि हम सब कम्युनिटी बनाएँ, हम सब मीटअप करें, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको टैकल करते हुए करेंगे जो भी करेंगे। बट क्या एथिस्ट क्रिएटर्स का कोई ग्रुप बनाया जा सकता है क्या? ये पॉसिबल है? कोशिश तो बना पहले। देता हूँ आज ही। अ अ अ, आज बना देता हूँ सबको ऐड करके। ख़ैर बहुत सारे लोग मुझसे भी जुड़े हुए नहीं हैं, तो मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा और कुछ लोगों से कॉन्टैक्ट करूँगा। हाँ, ये कर सकते हैं। ये भी मैं सोच रहा था कि हम सब लोगों का एक ग्रुप बनाते हैं, ताकि यूनिटी में रहें, हाँ, वो बहुत ज़रूरी है। जो भी। वो बहुत ज़रूरी है। एक एक यूनिटी बन रही है, दिख रही है बनती हुई, जैसे बाकी लोगों के साथ। आपने भी अभी एक जो मेरे बहुत फ़ेवरेट क्रिएटर हैं, जो रमित वर्मा हैं, उनके साथ आपने काम किया था। बहुत अच्छा लगा ये देखकर। जितने ज़्यादा लोगों के अ, साथ मिलकर बात करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो ही इज़ अ वेरी मतलब करेजियस, टू से द हाँ, लीस्ट, और वो तो बहुत लंबे क्रिएटर। टाइम से ये सब चीज़ें कर रहे हैं। बहुत बहुत बढ़िया। 2016-15 से कर रहे हैं शायद। हाँ, हाँ, हाँ। और बहुत बढ़िया है। बैकलैश भी देखने को मिला, बहुत रोड ब्लॉक्स भी हुए इनके साथ, और चैनल भी बहुत डिमोनेटाइज़ हो चीज़ें गए हुई बहुत हैं, सारे। बहुत चीज़ें बट हुई या हैं। सही ही इज़ बात। डूइंग रियली गुड।
ही यूज्ड टू वर्क विद कुणाल कामरा एज़ वेल। उनके साथ हाँ, काम हाँ, करा हाँ। करते थे शुरू में, तो वो है। हाँ, उनके साथ लंबे तो टाइम तक काम किया उन्होंने। हाँ, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से तार जुड़े हुए हैं सभी लोगों के। तो चैनल को लेकर अंतिम सवाल कि चैनल को लेकर आपका क्या आपके चैनल को लेकर क्या प्लान है? ज़्यादा वीडियो देखने को मिलेंगे क्योंकि अभी आपके वीडियोज़ बहुत लेट आते हैं, मतलब लोगों की भी ये शिकायत रहती है जो कमेंट में देखता हूँ, कि 1 महीने हाँ, में हाँ, 2 वीडियो हाँ। भी आप शायद नहीं डाल पा रहे हो। क्या इसको बिल्कुल, चेंज हाँ। किया जाएगा अरे फ्यूचर में? मुझे एक बहुत घटिया सी बीमारी है जिसको बोलते हैं परफेक्शनिज़्म। मतलब ये बहुत फैंसी नाम है, उसको आलसपन भी कहते हैं एक तरीके से। बट वो ठीक है, मुझे ऐसा लगता है मुझे मेरी वीडियो देख के अगर 20, 25, 50 बार मज़ा नहीं आ रहा और मैं बोर नहीं हो रहा हूँ, सो मुझसे वो अपलोड का बटन दबता नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं यूट्यूब पे कोई कंटेंट देख रहा हूँ, सो वो वर्थव्हाइल होना चाहिए, वो मेरे 1-1 सेकंड वसूल करना चाहिए। सो मैं उस तरीके से कंटेंट बनाता हूँ और उसमें लगता है थोड़ा-सा टाइम और ऊपर से आप फिलहाल मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, उसकी वजह से भी वीडियो लेट आती है। और दूसरा आप प्लेन विकिपीडिया या चैट जीपीटी या रिसर्च गेट वगैरह से यहाँ-वहाँ से प्लेन इन्फॉर्मेशन दे सकते हो किसी को भी, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन चूँकि आप भी इस तरह की वीडियोज़ बनाते हो, तो आपको ही पता है कि आप एक तरह से जोक राइटिंग कर रहे हो, एक वो आर्ट ही है हुँ, आपकी वीडियो, तो उसमें थोड़ा-सा हुँ। टाइम लगता है। मुझे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, मेरी स्क्रिप्ट राइटिंग का तरीका कुछ वैसा है। तो उस वजह से वीडियोज़ थोड़ी लेट आती है, बट अब ठीक है, इतने लोगों ने टोक दिया है, तो हम थोड़ा ध्यान रखेंगे इस बात का कि वीडियोज़ जल्दी आए और ज़्यादा आए। जो कि मेरे चैनल के लिए भी अच्छा है और ख़ैर वीडियो ज़्यादा आनी ही चाहिए, उसकी ज़रूरत है। सो अब से वीडियोज़ ज़्यादा आएँगे। मैं ऐसा बोल देता हूँ ताकि मुझ पे प्रेशर रहे। तो इसमें 2 तरह के लोग होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। 2 तरह के लोग होते हैं, जैसे साइंस इज़ डोप वाले प्रणव भाई हैं, उनसे मैंने सेम सवाल पूछा था। तो उन्होंने कहा था कि मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाना चाहूँगा। आपके जैसा सिमिलर जवाब दिया था उन्होंने कि मैं इस तरह के रिसर्च बेस्ड वीडियो बनाना चाहता हूँ, जिसको देखकर मैं प्राउड फ़ील कर सकूँ। भले ही उस पर व्यूज़ आए ना आए, वो अलग बात है। व्यूज़ तो इंडिपेंडेंट है, राइट? और ऐसा अक्सर होता है कि जिस टॉपिक पर, ये मेरे साथ तो होता ही है, कि जिस वीडियो पर मैंने बहुत मेहनत करी है, जान लगाई है, अपना दिल जिगर जान लगा दिया है, वो उस पर कभी व्यूज़ नहीं आते। 10,000 हाँ, व्यूज़ भी नहीं मुझे आते उस लगता पे। है ये कंटेंट क्रिएशन का नेचर ही यही है कि आप डाल दो और उसके बाद छोड़ दो। अ, छोड़ दो। देखो क्या होता है उस कंटेंट के साथ, उसका नसीब है फिर अपना, ये सीन है। और तो ये आपको लगता है क्या, मतलब कि कम वीडियोस डालूंगा, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी दोनों चीजें, हाँ क्वालिटी तो हर कोई मेंटेन करना चाहेगा, बट क्या उसका एक बैलेंस बनाना जरूरी नहीं है? आपको नहीं लगता? बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, बिल्कुल ज़रूरी है। मैं हाँ, हाँ, कोशिश करूँगा क्योंकि यूट्यूब भी चाहता है, उसका एल्गोरिदम चाहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पोस्ट करो। तो अब से मेरे चैनल पर आएगा ज़्यादा कंटेंट और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से और उसी क्वालिटी के साथ। ठीक है, वादा है, तो वादा बनाइए और दूसरी जगह और ज़्यादा कोलैबोरेट कीजिए, हमारे साथ बात कीजिए, साल में 1 बार नहीं, थोड़ा ज़्यादा कीजिए क्योंकि बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। अभी तो ये पहली बातचीत थी, पर इसके आगे ये अलग-अलग लेवल की बातचीत होती है, राइट? जैसे आपने बोला एक ही टॉपिक पर घंटों-घंटों तक बात हो सकती है। तो इस तरह की हुँ, बात हुँ, भी हुँ। आपसे करना चाहेंगे लेटर ऑन। तो हाँ, मुझे लगता है बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पर हम लंबे-लंबे कंटेंट बना के कोलैबोरेशन करके वीडियोज़ तो रख ही सकते हैं ताकि जब लोग एक्सप्लोर करने आएँ तो उन्हें यूट्यूब इंडिया खाली ना मिले। डंका बजना चाहिए थोड़ा-सा कि इंडिया में भी लोग हैं जो इतने खतरनाक माहौल में भी अपने व्यूज़ और ओपिनियंस शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल, करेंगे बिल्कुल। कोलैबोरेट फ्यूचर में भी जल्द ही, बहुत बार। ठीक है, चलिए, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे और होपफुली जल्दी बात करेंगे फिर और। जी, जी, जी। शुक्रिया, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो कुछ मच। लास्ट लास्ट वाला थॉट आप देना चाहें जाने से पहले कि भाई सपोर्ट वपोर्ट कर दोस्तों दें बहुत लोग? बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और मेहनत तो मैं क्या बोलूँ मतलब समझ लो आप जान का खतरा है, हम जैसे क्रिएटर्स को और सच में नहीं लिटरली बोल रहा हूँ मैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है और रिस्क वाले काम तो हम कर ही रहे हैं। सो इट्स नॉट लाइक हम आपको थोड़ा बहुत फूड पे ज्ञान दे रहे हैं या थोड़ा बहुत हमने पॉलिटिक्स के ऊपर टॉपिक्स टच कर दिए हैं। हम जो चीज़ें आपको बता रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है और बहुत ज़्यादा कम है और बहुत कम लोग हैं ऐसे जो इस चीज़ों के ऊपर इन मुद्दों के ऊपर वीडियोज़ बना रहे हैं। सो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे भी, रवि भाई को भी और भी जितने सारे हमारे आस-पास क्रिएटर्स हैं। उन सभी के वीडियोज़ देखें, उन सभी को सब्सक्राइब करें और जितने ज़्यादा आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उन्हें किसी भी सेंस में उन्हें कंट्रीब्यूट कीजिए। हुँ, उसमें कंजूसी ना करें क्योंकि आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती है। फ्री बिल्कुल। कंटेंट देखना है तो फ्री नहीं है टेक्निकली, बट मतलब फिर भी मतलब इट्स वेरी हुँ, एक्सेसिबल हुँ, 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 कंटेंट ऑन हुँ। यूट्यूब, तो या इसलिए। या 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 या। चलिए, थैंक यू सर, जी।
होपफुली फिर बात होगी बहुत जल्दी। ध्यान रखिए बिल्कुल, बिल्कुल। और ओके, बाय। ओके। या बाय।